दो चालू आज की तारीख में। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं आज तुम्हारा सेंटा क्लॉज बन जाता हूँ और आज तुम्हारे लिए गिफ्ट लाता हूँ कि एक चैप्टर करवा दूंगा आज बस। विश यू ऑल अ मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, हमारी क्रिसमस, हम सबकी क्रिसमस। तो कैसे हो आप सभी लोग? तुलसी पूजन की भी आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यही तो मेरा देश है, विविधताओं से भरा मेरा प्यारा भारत। चलो आ जाओ सारे बच्चे। Am I audible and visible to you guys? और सुनो, मैं चिल्ला चिल्ला के नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा गला नहीं ठीक हो रहा है, 2 महीने हो गए। ऐसा मैं हर क्लास चालू करने से पहले बोलता हूं और फिर वापस वही चिल्ला चोट चालू हो जाती है। लो वॉइस हाई वॉइस हो गई अब तो। अभी ठीक है? नो 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 वॉइस इज गुड। टेस्ट पेपर क्यों नहीं मिला एक बार चेक करना यार। आंसर की मिल गई? आज टेस्ट पेपर है ना, आज 25 तारीख है, आज आपका दूसरा टेस्ट पेपर जाना है। रुक जाओ जरा। भुवन मेरे दोस्त, अभी तुरंत तुम्हें दिन दिखाया था ना लाइव सेशन में, भुवन जो लाओ एक बार भुवन बुलाना, भुवन को बुलाना। हम्म 2 नंबर का टेस्ट है आज। इमोजी बंद कर दे, इमोजी बंद कर देता हूं। नहीं तो चैट बंद हो गई मेरे दोस्त। आज भुवन भैया तुम्हारे सेंटा क्लॉज बनेंगे। बच्चे पूछ रहे टेस्ट पेपर नहीं मिला है, तो मैंने बोला कि आज सेंटा क्लॉज बन के आएगा भुवन, और भुवन देगा तुम्हें टेस्ट पेपर। कहाँ है टेस्ट पेपर? अभी नहीं आया, रास्ते में है। कब तक आएगा? 1 घंटा। ये क्लास खत्म होगी उसके बाद मिल जाएगा। तो तुम्हारे पास में फिर 10 दिन है, अगले 5 जनवरी, ठीक है। 4 जनवरी को मेरा बर्थडे है ना, तो 5 जनवरी का तुम्हें बर्थडे गिफ्ट मिलेगा। आज क्रिसमस गिफ्ट 1, फिर 5 तारीख को बर्थडे गिफ्ट 2, मतलब पेपर नंबर 3 5 जनवरी को मिलेगा और उसकी आंसर की 4 जनवरी को मिल जाएगी, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया, 1 घंटे के बाद तुम्हें पेपर मिल जाएगा, ठीक, डन। जिंगल बेल हो गया, ठीक। चलो तुरंत क्लियर हो गया, देखा कितना फास्ट मैकेनिज्म है हमारा। चलो बढ़िया। ओके चलो चलो। YouTube पर अभय बैच के वीडियो लीक हो गए, जोड़ेंगे उसको भी, रुको। अभी जो वीडियो लीक हो रहे हैं तो कुछ एमसिल वेमसिल लगाएंगे वहां पे भी यार, ठीक है यार। मतलब वी ट्राई कि अब देखो लाइव का अपना मजा है ना। अब लाइव में मैं तुम्हें पकड़ के ये बोलता हूं कि बेटा अंशिका केक बांट रही हो क्लास में, ये है ना। उज्जवल कुमार मिश्रा इसी में परेशान है कि सर मेरा नाम ले लो, तो ये मजा कहां मिलेगा तुम्हें, ठीक। आपका पैर कैसा है? मेरा पैर वैसे ही है, मैं पैर से दोनों पैर पे खड़े होकर क्लास ले रहा हूं। एक खरोच आई थी बस छोटी सी, उसमें और कुछ नहीं है। चलो आ जाओ, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट इज द चैप्टर। शुरू करें सारे बच्चे, तारा लाला। ओके चलो चैट बंद कर रहा हूं, पढ़ाई शुरू कर रहे हैं अपन। फाइन, चैप्टर शुरू करते हैं। जेंडर रिलीजन कास्ट, जिडिंग जिडिंग जिडिंग। तो तीन शब्द से मिलके बना ये प्यारा चैप्टर, जेंडर रिलीजन और कास्ट। जेंडर में क्या बताया गया देखो, तो जेंडर वाले एस्पेक्ट में आप चैप्टर को अगर देखोगे तो जेंडर मतलब क्या है, एक पुरुष है एक स्त्री है। तो जो मेन 2 जेंडर्स हैं वो देखो, पुरुष और स्त्री के अलावा भी दुनिया है, फाइन। तो LGBTQ+, तो देयर आर डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स अबाउट जेंडर। लेकिन हम जो चैप्टर में ब्रॉडली समझने वाले हैं, जो ब्रॉड डिविजन्स हैं, वो मेल और फीमेल जेंडर से जुड़ा हुआ है।
तो हम वो देखेंगे कि कैसे मेल और फीमेल जेंडर जो है, ठीक है, एक क्या होता है ना, अभी खैर चैप्टर पढ़ाऊंगा जब समझ में आएगा सारा कि जेंडर सोसाइटल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, वो बायोलॉजी से नहीं जुड़ा है। तो जेंडर जैसे अगर हम देखेंगे तो जेंडर में आपको एक पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन देखने को मिलता है कि कैसे जो मेल और फीमेल जेंडर है उनकी दुनिया पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन में कैसे बटी हुई है। फिर डिस्क्रिमिनेशन जो है, तो क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जाता है किसके द्वारा, फीमेल जेंडर के द्वारा, फाइन। और उस डिस्क्रिमिनेशन को आप जब समझेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन क्या फेस किया जाता है, मतलब ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो एक बड़ा फ्लो है कि जेंडर वाला एस्पेक्ट पूरा एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा। नोट्स जो मैंने बनाए हैं, इस चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे, मैं बता रहा हूं कि एक बार अच्छे से पूरा लेक्चर समझना और वो नोट्स के फ्लो के साथ चलना, हर चीज आपको फिंगर टिप्स पे मिल जाएगी, ठीक है। तो जेंडर वाले एस्पेक्ट में अपन पब्लिक प्राइवेट डिवीजन समझेंगे, पब्लिक प्राइवेट डिवीजन से क्या समस्या है और इसीलिए क्या देखने को मिलता है आपको कि विमेन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है इंडिया में स्पेसिफिकली क्या, तो ये समस्या है और समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस करते हुए अपन देखते हैं कि विमेन के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से स्थिति सुधारी जा सकती है, विमेन के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से स्थिति सुधारी जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गया जेंडर। जेंडर के बाद में आ जाओ किस चीज पे, जेंडर के बाद में रिलीजन, रिलीजन कहां है, रिलीजन आएगा, अभी रुक जाओ, ठीक, पहले रिलीजन आएगा, कास्ट तो बाद में आएगा ना दोस्त। रिलीजन, तो रिलीजन वाले एस्पेक्ट पे देखेंगे कि रिलीजन और पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन है, रिलीजन और पॉलिटिक्स सही है गलत है क्या है, वो सारी चीजें समझेंगे। जैसे क्या हो रहा ना, जेंडर का पॉलिटिक्स में रेज होना, अपन पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो जेंडर, रिलीजन और कास्ट, इन तीनों टॉपिक को अपन एक आधार के साथ पढ़ेंगे, वो है पॉलिटिक्स। तो जेंडर, रिलीजन और कास्ट को अपन पॉलिटिक्स के साथ में पढ़ते चलेंगे। तो जेंडर और पॉलिटिक्स की दोस्ती, वाओ, ठीक है, लेकिन रिलीजन और पॉलिटिक्स की दोस्ती नहीं हो पा रही है, ठीक, उस कारण से समस्याएं होती है। तो जो कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलेगी और समस्या है, समाधान पे फोकस करेंगे। तो कम्युनलिज्म का सॉल्यूशन हो सकता है सेक्युलरिज्म, सेक्युलर स्टेट क्या है वो समझेंगे। फिर कास्ट की अगर बात करें वहीं पे, तो कास्ट वाले इशू को अगर अपन पढ़ेंगे समझेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि कास्ट एंड पॉलिटिक्स क्या चीज होती है। कास्ट एंड पॉलिटिक्स, तो जैसे अपन देख रहे हैं ना कि जेंडर को अपन ने पॉलिटिक्स के साथ देखा, रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ, तो कास्ट और पॉलिटिक्स का रिलेशन कैसा रिलेशन है वो चीज समझेंगे हम, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब कास्ट इनइक्वालिटीज भी अपने को पढ़ने को मिलेगी। कास्ट इनइक्वालिटीज क्या होता है कि कास्ट के आधार पर जैसे अगर आप देखोगे ना तो लोगों में भेदभाव है, ऊंच नीच है, तो वो कास्ट इनइक्वालिटीज जो है, वो कास्ट इनइक्वालिटीज क्या है, कैसे लोगों में भेदभाव है, क्या प्रॉब्लम्स है, तो कास्ट इनइक्वालिटीज वाला टॉपिक पढ़ेंगे। फिर यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आता है इस चैप्टर में कि कास्ट पॉलिटिक्स में कैसे रोल प्ले करती है और पॉलिटिक्स कैसी खेली जाती है कास्ट के साथ, ठीक है। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट, बबलू वाले एग्जांपल से लास्ट में समझेंगे अपन जब। तो ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है, ये 3 पिलर्स पे चैप्टर टिका हुआ है, ठीक है। 3 टायर का जैसे ऑटो होता है ना, वैसा कुछ ये चैप्टर है, दुड़की लगाएगा तेजी से और आपको क्या करना है, सिर्फ समझते चलना, पढ़ते चलना है, मजा आएगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है, एक बार चैट सेक्शन में जरा, ठीक है, डांस कर दो क्रिसमस के उपलक्ष्य में, एंड द सॉन्ग यू ऑल नो, बताओ क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर है, ओवरव्यू समझ में आ गया चैप्टर का। चैप्टर का ओवरव्यू समझ में आया। मनी एंड क्रेडिट वाला पीडीएफ नहीं है, आ जाएगा, क्लियर है। टेस्ट 1 घंटे में आ रहा है ना, बताया तो सही। आज क्लास क्यों रखी, छुट्टी दे दो यार। देखो मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि 45 दिन का संघर्ष है बस, ठीक है। आज मैंने इसी चीज पे इंस्टाग्राम पे रील भी डाली और शॉर्ट भी डाला और क्लियर बताया, 45 दिन लग के काम करना मेरे दोस्त, ठीक। चलो आज मैं देख रहा हूं छुट्टी है तो आधे बच्चों ने मन से छुट्टी बना ली। इट्स नॉट अबाउट स्टार्टिंग, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट स्टेइंग देयर। शुरू तो सबने किया था, कितने उत्साह के साथ शुरू किया था, सारे बच्चे एक साथ आए थे, ठीक है। आज मैं देख रहा हूं कि जितने बच्चे पहले दिन आए थे उसके आधे बच्चे भी नहीं है, समझ में आ रहा है। तो होता क्या है ना कि शुरू करना
सबसे आसान है कि सब उत्साह के साथ शुरू कर देते हैं, लेकिन डटे रहना सबसे कठिन है, और वही है जो जीत और हार में डिफरेंस लाता है। ठीक है, तो डटे रहो। ठीक है, छुट्टी वुट्टी ये सब क्या मिथ होता है, ये सब दीज आर दी एक्सक्यूजेस। पढ़ो चुपचाप, टारगेट रखो कि 15 जनवरी, जो 45 दिन की बात की थी, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं 15 जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। कॉन्फिडेंट फील करोगे, दबा के प्रैक्टिस करना फिर 15 जनवरी के बाद से, क्योंकि फरवरी में आप वही लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, फिर साइंस का पहला पेपर, उसमें व्यस्त हो जाओगे। तो जनवरी का ही महीना है हमारे पास, तो आधे जनवरी तक अपन सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बचे हुए आधे जनवरी में दबा के प्रैक्टिस करना। ठीक है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स से शुरू करते हैं। तो देखो, जेंडर एंड पॉलिटिक्स वाली चीज को अगर हम समझेंगे ना, तो जेंडर जो है इट इज समथिंग विच इज सोसाइटल कंस्ट्रक्ट। आपको अच्छे से समझना होगा क्या कि सेक्स इज बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट मतलब क्या है कि जब हम पैदा होते हैं तो हम कुछ ऐसे बॉडी ऑर्गन्स के साथ पैदा होते हैं जिसको देख के हम बोल सकते हैं कि लड़का है, ये लड़की है। हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे अगर किसी एक बॉडी ऑर्गन के बेसिस पे हम किसी को लड़का कह रहे हैं ना, तो हम लड़के के लिए कुछ एसओपी सेट कर देते हैं। ठीक है, कुछ प्रोसीजर सेट कर देते हैं कि लड़का है तो रोएगा नहीं, लड़का है तो बचपन में गुड्डन से नहीं खेलेगा, लड़के को बंदूक दो। ठीक है, लड़का है तो घर के बाहर के काम करेगा। तो जो हमने बायोलॉजिकल फीचर देखा वो तो सेक्स वाली चीज होती है। ठीक है, उस हिसाब से मेल और फीमेल ये तो नेचुरल हो गया, फाइन। लेकिन जेंडर इज समथिंग विच इज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। तो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना, उन सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से क्या बनता है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जेंडर कंस्ट्रक्ट होता है कि लड़की है तो पिंक कलर की डॉल देंगे उसको। ठीक है, वो घर के अंदर रहेंगी, घर के काम सीखेंगी, और रोती है लड़कियां तो ये हमने जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन सेट करी ना कि दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल, दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल। ठीक है, वो जेंडर होता है। ठीक है, अब ये जेंडर जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो अब इस जेंडर के कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ ना, जब व्हेन जेंडर वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, या फिर कह सकते हैं जब ये सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस सेट की जा रही थी, तो उसके चलते हमने सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इंप्लीमेंट किया। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, एक एक शब्द बन के आते हैं क्वेश्चन। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, आपने देख लिया मेल है फीमेल है, आपने उनकी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस ऐसे सेट कर दिए कि मेल है तो वो घर के बाहर के काम करेंगे, पैसा कमा के लाएंगे, वो फैमिली के हेड बनेंगे। और इस तरह की सोसाइटी जहां पे मेल फैमिली के हेड होते हैं उसे पैट्रियार्कल सोसाइटी कहा जाता है। ठीक है, उस तरह की सोसाइटी को पैट्रियार्कल सोसाइटी कहा जाता है, फाइन। और वही हमने क्या करा, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जो फीमेल होंगी तो फीमेल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन सेट कर दिए कि वो घर के अंदर रहेंगी, घर के अंदर के काम करेंगे, सारा सब कुछ। तो वो हमने फीमेल्स के लिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया, जहां पे हमने मेल और फीमेल दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया कि उनके काम जो है, उनका लेबर जो है वो उनके सेक्स के हिसाब से डिफाइन कर दिया कि मेल घर के बाहर के काम, फीमेल घर के अंदर के काम करेंगे। ठीक है, तो पब्लिक डोमेन जो है हमने क्या कर दिया, पब्लिक डोमेन में विमेन का रोल जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया। महिलाएं घर के अंदर ही रह गई, घर के बाहर कौन चले गए, सारे पुरुष। ठीक है, सोसाइटी में आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि घर के सारे बाहर के काम कौन करेंगे, पुरुष करेंगे, वैसा हमने नोशन बना दिया। और प्राइवेट डोमेन जो घर के अंदर का काम था, झाड़ू पोछा बर्तन, बच्चों की देखरेख, ठीक है, बच्चे पैदा तो दोनों ने मिलके किए थे ना, मेल और फीमेल ने, लेकिन फिर उसकी परवरिश वगैरह सारा सब कुछ फीमेल क्यों कर रही है, क्योंकि हमने फीमेल को प्राइवेट डोमेन तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो विमेन आर एक्सपेक्टेड टू टेक द बर्डन ऑफ हाउस होल्ड वर्क। तो विमेन, अब विमेन से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरा हाउस होल्ड वर्क जो है उसका बर्डन विमेन संभालेंगी। ठीक है, महिलाएं संभालेंगी, प्राइवेट, उनका अपन ने क्या कर दिया, प्राइवेट डोमेन कर दिया। अब इससे हुआ क्या है, देखो इसका इंपैक्ट समझना। ये जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हुआ ना, इसका इंपैक्ट ये हुआ कि विमेन जो है पब्लिक डोमेन में आ ही नहीं पाई। ये चाहो तो एक लाइन ऐड कर लेना, विमेन पब्लिक डोमेन में आ ही नहीं पाई। तो विमेन पॉलिटिक्स में नहीं आ पाई, विमेन पब्लिक डोमेन में बढ़ चढ़ के आगे नहीं आ पाई। और जब विमेन पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाई तो विमेन के लिए फिर मूवमेंट चले, मतलब महिलाओं को एहसास हुआ कि यार भारी मूर्ख बना दिया। ठीक है, सारा पब्लिक डोमेन तो पुरुष लेके चले गए, तो फिर महिलाओं ने आवाज उठाना शुरू करी। ठीक है, और जब महिलाओं ने अपने बराबरी के हिस्से के लिए आवाज उठाना चालू करी तो उस आवाज को, उस मूवमेंट को
फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा गया। ठीक है, तो फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है? फेमिनिस्ट मूवमेंट अगर आप देखोगे तो फेमिनिस्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड व्हेन वुमेन रिकॉग्नाइज्ड दैट दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू दी प्राइवेट डोमेन, पब्लिक डोमेन में वो आ ही नहीं पाई। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिस फेमिनिस्ट मूवमेंट ने क्या डिमांड किया? इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज डिमांड करी। फेमिनिस्ट मूवमेंट के तहत यह बात करी गई क्या कि समान अधिकार होना चाहिए महिलाओं को भी जितने पुरुष को है। ठीक है, मेन और वुमेन जो है दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इस चीज की आवाज उठाई गई, इस चीज की बात की गई। ठीक है, तो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट जब चले तो इन फेमिनिस्ट मूवमेंट के चलते क्या हुआ? इन फेमिनिस्ट मूवमेंट के चलते, ठीक है, वुमेन ने जब आवाज उठाई, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन हुआ, जेंडर का इशू हाईलाइट हुआ पॉलिटिक्स में, तो दिस पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, देखो अब यहां पे दो तीन शब्द हैं जो कीवर्ड बन के आते हैं, क्वेश्चन बन के आते हैं। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, आपको समझ में आ गया कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स क्या है? वर्क वॉज डिवाइडेड। पब्लिक डोमेन किसको दे दिया? मेन को दे दिया। वुमेन का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया, प्राइवेट डोमेन वुमेन को दे दिया। ठीक है, जिसके अगेंस्ट में महिलाओं ने आवाज उठाया उसे फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा गया। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है? मूवमेंट स्टार्टेड इन वेस्टर्न कंट्रीज वेयर वुमेन डिमांडेड इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, और जो लोग ये आवाज उठा रहे हैं उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? फेमिनिस्ट कहेंगे। ठीक है, जैसे नेशनल मूवमेंट था, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसने आवाज उठाई उसको नेशनलिस्ट कहा ना, वैसे ही फेमिनिस्ट इज अ पर्सन, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, जो दोनों के ही इक्वल राइट्स में बात करे। ठीक है, तो फेमिनिस्ट मूवमेंट चले और दिस पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन, ये जो जेंडर डिवीजन था, इसको, इस चीज को जब पॉलिटिक्स में हाईलाइट किया गया, प्रोटेस्ट किया गया, ठीक है, तो इससे क्या हो गया? जब पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ कि लोग सड़कों पे उतर आए, महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया, मार्च किया कि बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, दिस हेल्प टू इंप्रूव द वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। तो इस आवाज उठाने से क्या बदलाव आया? जी हां, बदलाव आया। ठीक है, तो विमेन की जो स्थिति है पब्लिक लाइफ में वो बदली, सुधरी। ठीक है, उसमें सुधार आया। कहां पे? तो मेनली जैसे अगर आप देखोगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो होती हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्या होती है? तो अ ग्रुप ऑफ कंट्री, जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ठीक है, ये यूरोपियन कंट्रीज जो है ना, इन यूरोपियन कंट्रीज के ग्रुप को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। ठीक है, तो जब महिलाओं के लिए आवाज उठाई गई, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन हुआ, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ, तो इससे महिलाओं की स्थिति पब्लिक डोमेन में, पब्लिक लाइफ में सुधरी। ठीक है, खास करके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में महिलाओं की स्थिति सुधर, आपको देखने को मिलता है कि देयर वाज अ चेंज ऑब्जर्व्ड इन दी सिचुएशन ऑफ वुमेन। अच्छी बात है सर, तालियां। हमारे देश में क्या हुआ? क्वेश्चन वही आता ना, सिचुएशन इंडिया में कैसी बदली, नहीं बदली, इस सारी चीजों से। तो हमारी सोसाइटी आज भी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। ठीक है, सिचुएशन इन इंडिया बीइंग अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, बदली या ना बदली, सिचुएशन इंडिया में क्या रही? तो हमें देखने को मिलता है कि आवर सोसाइटी इज स्टिल अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। हमारी सोसाइटी आज भी एक पुरुष प्रधान समाज है, पेट्रियार्कल सोसाइटी। मैंने एक एक शब्द इंक्लूड कर लिया है। पेट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है? तो एक ऐसी सोसाइटी है इंडिया जहां पे हेड ऑफ द फैमिली इज यूजुअली अ मैन। ठीक है, वो दादाजी होंगे, पापा होंगे, या फिर बड़ा भाई होगा। विमेन के पास में वो प्रभुत्व नहीं होता है। ठीक है, विमेन के पास में वो कह सकते हैं ना, वो अथॉरिटी नहीं होती है। अब जब विमेन के पास हमारी सोसाइटी में अथॉरिटी है ही नहीं, तो इसके लिए क्या हो रहा है कि सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट, सारे इक्वल राइट्स की बात, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बातों के बावजूद भी आपको क्या देखने को मिलता है? इंडिया में सिचुएशन आज भी ऐसी कि विमेन स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन। विमेन जो है तो वेरियस पार्ट्स पे आज भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्या कि क्वेश्चन ऐसा बनता है कि व्हाट आर द वेरियस सेक्शंस वेयर वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन। अलग अलग क्षेत्र बताओ जहां पे महिलाएं क्या करती है? डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं। तो वो अलग अलग क्षेत्र जहां पे महिलाएं डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है वो क्या है? तो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 पॉइंटर, 1 2 3 4 और ये 5 पॉइंट है आपके। मैंने पांचों पॉइंट के कीवर्ड लिख दिए। जैसे पहला पॉइंट आता है लिटरेसी रेट, तो आप ऐसे शुरू करना कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू व्हिच वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन। तो फर्स्ट पॉइंट आप बताएंगे लिटरेसी रेट, कि हमारे समाज में आज भी आपको क्या देखने को मिलता है कि पेरेंट्स प्रिफर टू स्पेंड ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर मेल चाइल्ड। ठीक है, भले ही वो लड़का गधा हो, ठीक है, लड़का गधा हो, उसको पढ़ते लिखते कुछ ना आता हो, ठीक है, लेकिन वो क्या सोचेंगे, नहीं लड़के को पढ़ाते हैं, लड़की तो क्या शादी होकर चले जाएगी, लड़के को पढ़ाते हैं। मतलब आप सोच रहे हो ऐसा होता है क्या? जी हां, आज भी ये रूढ़िवादी मानसिकता है। तो क्या देखने को मिलता है कि मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री यू विल फाइंड दैट पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर मेल चाइल्ड, डिस्पाइट द फैक्ट कि लड़कियां बेहतर करती है। हो हुटिंग मत करना, सही बात बता रहा हूं, लड़कियां पढ़ने में फिर भी बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है
कि बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ लड़कों के ऊपर एजुकेशन पे खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, और जिस कारण से आपको देखने को मिलता है कि वुमेन का मतलब गर्ल चाइल्ड का हाई ड्रॉप आउट रेट है। ठीक है, स्कूल से अगर मान लो एक परिवार में ऐसा था कि अब 2 बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, किसको निकाले स्कूल से, तो लड़का और लड़की है तो डेफिनेटली लड़की को स्कूल से निकाला जाता है। लिटरेसी रेट क्या है, कम है। ठीक है, इसीलिए विमेन का लिटरेसी रेट जो है कंट्री में कम है व्हेन कंपेयर्ड विथ मेन। जॉब्स की बात करें तो अब हो क्या रहा है कि जो हाई पेइंग जॉब्स होती है, तो अधिकतर जैसे अगर आप देख लोगे हाई पेइंग जॉब्स में जो कंपनी की प्रोफाइल्स होती है मेजर ये वो, तो उन जॉब्स में मेल डोमिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन तक फीमेल जो है कम आपको देखने को मिलेगी। आप खुद देखो हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर्स अगर हम देखें तो कितने प्राइम मिनिस्टर्स बदल गए। ठीक है, इतने सारे प्राइम मिनिस्टर्स में सिर्फ एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी आज तक देश में। प्रेसिडेंट्स की बात कर लो तो सिर्फ 2 फीमेल प्रेसिडेंट बनी आज तक देश में। ठीक, तो ये जॉब आप यही सिंपल देख लेना, तो बहुत सारी कंट्रीज के सीईओ की बात कर लो, आप बहुत सारे कंट्रीज के टॉप लीडरशिप की बात कर लो, मेल डोमिनेशन आपको देखने को मिलेगा जॉब्स में। अब आते हैं वेजेस, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है हमारी कंट्री में कि सबको बराबर बराबर सैलरी मिलना चाहिए, कानून है। लेकिन उसके बावजूद भी, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के बावजूद भी, अगर हम बात करें मेल और फीमेल के वेजेस की, तो सेम काम के लिए मेल को ज्यादा पैसा मिलता है और उसी सेम काम के लिए फीमेल को पैसे मिलते हैं कम। तो वेज डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलती है, इनकम डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लिटरेसी रेट हो गया, जॉब्स हो गया, वेजेस होगी। फिर उसके बाद में क्या है, सेक्स रेशियो। तो अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि पेरेंट्स प्रिफर टू स्पेंड मोर ऑन द एजुकेशन ऑफ मेल चाइल्ड, वैसे ही मेल चाइल्ड के साथ में इतना ऑब्सेशन है कि एक नवविवाहित दंपत्ति है ना, अगर किसी 2 लोगों की शादी होगी, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद क्या देते हैं कि जल्दी से पोते पाती दे दो, हमें पोता दे दो, मतलब पोती नहीं मांगता कोई, समझ में आया। तो मेन चीज क्या होती है, सेक्स रेशियो हमारी कंट्री में आपको देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इज ऑलवेज लो। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स प्रेफर टू हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज द मेल चाइल्ड। पहले लड़का हो जाए बस हमारे घर में, या फिर लड़की हो जाए, लड़की नहीं चाहिए, ऐसा सिस्टम रहता है। ठीक है, तो सेक्स रेशियो आपको देखने को मिलेगा कंट्री में बहुत बिगड़ा हुआ है। तो ये चौथा पॉइंट है जहां वुमेन डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। और 5वां पॉइंट है डोमेस्टिक वायलेंस। क्या कि विमेन मेजरली डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, घर के बाहर तो करती है लेकिन घर के अंदर भी। ठीक है, मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, आज खाने में नमक कम था, तो पहले ऐसा होता था भाई साहब, पति जो है तो वो क्या बोलते हैं, नमक कम डाला, पिटाई कर दी, दुचाई कर दी। ठीक है, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये महिलाओं ने सफर किया है। तो ड्यू टू ऑल दीज पॉइंट्स यू कैन फ्रेम अ गुड आंसर नाउ, क्या कि व्हाट आर द वेरियस एरियाज वेयर women face discrimination। तो these are the various areas जहां पे women discrimination फेस करती है। क्लियर हो गया ये? तो जेंडर एंड पॉलिटिक्स में अपन ने क्या पढ़ा, देखो पहले कॉन्सेप्ट समझा कि कैसे पब्लिक प्राइवेट में डिवीजन है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, उसके अगेंस्ट में आवाज उठाई गई, फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाए गए। स्थिति सुधरी है कहीं कहीं, लेकिन हमारा देश क्योंकि एक पेट्रियार्कल कंट्री है तो हमारे यहां इतनी स्थिति नहीं सुधरी है। आज भी महिलाएं डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। ठीक है, ये समस्या है। समाधान क्या है? तो समाधान ये है, ठीक है, मतलब ये हिपोक्रेसी की सीमा देखो तुम। ठीक है, मोदी जी ने भी वही बोला कि एक देश, जिस देश में महिला को पूजा जा रहा है, मतलब देवी माना जा रहा है सारी चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग डायमेंशंस पे वो कितना डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही हैं, सफर कर रही हैं। तो वी नीड टू थिंक, रीथिंक अबाउट दिस कि कैसे महिलाओं की स्थिति सुधारी जा सकती है। समस्या थी और समाधान क्या निकल के आया? समाधान ये निकल के आया, सोल्यूशन ये निकल के आया कि विमेन का अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होता मतलब कि दिखती बात है, पुरुष अपने लिए इतनी अच्छी सिचुएशन क्यों बना पाए? क्योंकि हमेशा से पुरुष पावर में रहे। वही अगर विमेन पावर में आ जाएगी तो विमेन अपने लिए भी स्थिति सुधार पाएगी ना, खुद के लिए। तो विमेन को आप पावर में लाओ। कैसे पावर में लाओगे? तो विमेन को पावर में लाने के लिए आपको क्या करना होगा? उन्हें पॉलिटिकली सशक्त करना होगा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका स्ट्रॉन्ग करना होगा आपको। ठीक है, विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको क्या करना होगा? स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो अब स्ट्रॉन्ग करना होगा, सर कितना स्ट्रॉन्ग करना होगा? क्योंकि बहुत लो है विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे फॉर द फर्स्ट टाइम 2019 में, ठीक है, आउट ऑफ द टोटल लोकसभा, जैसे लोकसभा में 543 एमपीज बैठते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, तो इन 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से मात्र 14.36% ही विमेन पॉलिटिशियंस है।
सिमिलरली अगर इसी चीज को आप स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में देखोगे ना, जो राज्य के चुनाव होते हैं सीएम वाले, तो उन राज्य के चुनाव में तो एवरेज मात्र 5% ही विमेन एमएलएज हैं, बाकी सब मेन। समझ में आ रहा है? तो मेल डोमिनेशन आपको देखने को मिल रही है पॉलिटिकल पार्टीज में कितनी ज्यादा है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो यहां पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना एक सोल्यूशन है, लेकिन वो सोल्यूशन में भी अपने आप में चैलेंज है कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत लो है। और इसीलिए क्या है, इसीलिए ठीक है, इट शुड बी लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर शेयर ऑफ विमेन इन इलेक्टेड बॉडीज, जो कि हमने अचीव भी किया है। कहां अचीव किया है? जैसे पंचायत के जो चुनाव होते हैं ना, लोकल, हमने ये सिविक्स के चैप्टर में पढ़ा है फेडरलिज्म में, क्या जो लोकल इलेक्शंस होते हैं, तो लोकल इलेक्शंस में इसीलिए हमने क्या करा है कि विमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व कर दिए। तो उससे हमें देखने को मिला कि हाँ, विमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में आगे आई है, विमेन का एम्पावरमेंट हुआ है। समझ में आया? तो वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एक चैलेंज है, बहुत कम है, तो लीगली बाइंडिंग होना चाहिए, और वो लीगली बाइंडिंग हमने कर दिया है। 33 सीट्स, 33% ऑफ द टोटल जो सीट्स रहती है लोकल गवर्नमेंट में, दीज आर रिजर्व फॉर विमेन। पैरेलल टू दिस, ऐसा ही सिमिलर रिजर्वेशन की डिमांड हमेशा से रही है स्टेट और नेशनल लेवल के लिए, जो कि बिल जिसके लिए पहले पास हो चुका था लेकिन पेंडिंग था, और रिसेंटली उस बिल को क्या कर दिया है, ग्रांट भी कर दिया है। ठीक है, मतलब उसको, उस चीज को वो भी कर दिया, अप्रूव भी कर दिया है 2024 में ही, जनवरी में। ठीक है, तो रिसेंटली ये 33% जो है रिजर्वेशन जो विमेन डिमांड कर रही थी, तो उसको अब क्या है, स्टेट और नेशनल असेंबली पे भी पास कर दिया है, लेकिन वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट 2029 तक होगा। फाइन, तो ये पूरी की पूरी कहानी है किसकी, जेंडर वाले इशू की। अब मैं चैट खोल रहा हूं, मुझे बताओ क्या आपको जेंडर एंड पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्रॉब्लम की डिस्क्रिमिनेशन वुमेन आज फेस कर रही है, उसका सोल्यूशन, सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई? स्कैंडिनेवियन कंट्री क्यों कहा जाता है? जैसे हम कहते हैं ना कि इंडियन पेनिनसुला है, तो वैसे ही वो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है। मतलब यूरोप का मैप देखोगे तो वो ऐसा ऊपर एक एरिया है, और उसी के अंदर क्या है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये 3 कंट्री बसे हुए हैं, तो उस एरिया को ज्योग्राफिकली स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहा जाता है। तो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पर जो कंट्री है उन्हें स्कैंडिनेवियन कंट्री कह दिया, ऐसा सिस्टम है। समझे दोस्त? हाँ जी, हाँ जी, सब समझ आ गया? बढ़िया, बताओ क्लियर हुआ? विमेन रिप्रेजेंटेशन में वही बोल रहा हूं ना कि विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ वे कि विमेन को डिस्क्रिमिनेशन से बचाया जा सकता है। जब वो पावर में आएंगे तो दिखती बात है कि अपने ग्रुप को एम्पावर करेंगी, लेकिन वो ऑलरेडी बहुत लो है, तो इसके लिए लीगली बाइंडिंग होना चाहिए। तो लोकल गवर्नमेंट में तो लीगली बाइंडिंग है, इसी के साथ साथ स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे भी लीगली बाइंडिंग होना चाहिए, जो कि पहले नहीं था, लेकिन रिसेंटली उसको ग्रांट कर दिया है। तो अब वो विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, तो उससे चीजें सशक्त होगी, मजबूत होगी। समझ गए? रिपीट कर दिया। क्लियर हुआ? समझ में आया क्या? जेंडर एंड पॉलिटिक्स एक्सप्लेन वन मोर टाइम। चलो एक बार पूरा रिवाइज करवा दे रहा हूं। SLA मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, SLA मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, LS मतलब लोकसभा, मतलब नेशनल असेंबली। जस्टिस पार्टी वाज ऑफ CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, यस हार्दिक। चलो वंस मोर, एक बार और डांस हो जाए, समझना अच्छे से क्या हो रहा है। ठीक है, तो जेंडर एंड पॉलिटिक्स अपन ने पढ़ना शुरू किया, तो अपन ने देखा कि जेंडर इज समथिंग विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय सोसाइटी, वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस पर बेस्ड होता है, और उन्हीं एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमने सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया, जहां पे विमेन को पब्लिक डोमेन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब जब रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो विमेन कभी पब्लिक डोमेन में आ ही नहीं पाई, और विमेन ने अपने यही राइट्स को मांगने के लिए फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाए, इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मांगी, जिसके तहत आपको क्या देखने को मिलता है कि इस पॉलिटिकल एक्सप्रेशन और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन से विमेन का एम्पावरमेंट हुआ, और कहीं कहीं पे विमेन का पब्लिक डोमेन में परसेंटेज मेल के बराबर, इनफैक्ट मेल से ज्यादा हुआ, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पे। लेकिन हमारी सोसाइटी तो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है, जहां पे विमेन आज भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। तो लिटरेसी के मामले में, चाहे जॉब्स के मामले में, चाहे वेजेस के मामले में, चाहे सेक्स रेशियो के मामले में, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का केस देख लो, इन एरियाज में विमेन डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है हमारे देश में आज भी। ठीक है, तो अब इसका समाधान क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? तो इसका समाधान बस यही है, सिंपल सा, क्या
कि विमेन को पॉलिटिकली क्या किया जाए, एम्पावर किया जाए। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ वे आउट, कि विमेन को जब आप क्या करोगे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दोगे तो उससे विमेन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक, लेकिन समस्या यह है कि विमेन का ऑलरेडी बहुत कम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसके लिए क्या है, आपको लॉ बनाना चाहिए कि विमेन को एटलीस्ट, ऐसा है ना कि अगर 100 इलेक्टेड लीडर्स होंगे तो उसमें भाई साहब 33% तो विमेन होना चाहिए। तो हमने वो लॉ लोकल गवर्नमेंट में तो ले आए थे, अब डिमांड ये थी कि स्टेट और नेशनल लेवल पे भी होना चाहिए, तो जो कि रिसेंटली ग्रांट हो गया है। ठीक है, ये था पूरा जेंडर एंड पॉलिटिक्स वाला केस। अब जेंडर एंड पॉलिटिक्स वाला केस अगर समझ में आ गया है, ठीक है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, बताओ कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज विमेन रिप्रेजेंटेशन द हाईएस्ट इन द रिस्पेक्टिव नेशनल पार्लियामेंट 2018 के डेटा के हिसाब से कहां पे विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा था। 2024 में क्वेश्चन आया है, ये आप देखोगे ना तो चैप्टर के अंदर जो चार्ट वार्ट रहते थोड़े से, उन पे नजर दौड़ा लोगे तो भी बन जाएगा, और वैसे इन जनरल भी बढ़ना चाहिए कहां पे विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है। ठीक है, ये लो पोल में दो मेरे दोस्त, चैट में आंसर ना दो, पोल पोल। किंजल गर्ग बेटा पोल में आंसर दो, चैट में नहीं। यूरोप लिख रहे हैं, तुम्हें स्पेसिफिक बता दिया मैंने आंसर कहां। क्लियर हुआ? स्कैंडिनेवियन कंट्री मतलब यूरोप है पूरा, पूरे यूरोप में ये यूरोपियन पेनिनसुला, मतलब यूरोप के ऊपर देखोगे तो एक ऐसा पेनिनसुला निकला हुआ है। ये लो सेंटा क्लॉज बन गया। ठीक है, तो एक ऐसा पेनिनसुला जो निकला है, तो इस पेनिनसुला को स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहा जाता है। इसमें कंट्रीज हैं नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, तो ये कंट्रीज जो है, इन कंट्रीज को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। ठीक है, 3 2 1 टाइम अप, टाइम अप। लो भाई, पोल आया था, पोल आया था लेकिन रिजल्ट नहीं आया, अभी आ रहा है, रास्ते में। 49% बच्चों ने सही आंसर दिया बेटा, नॉर्डिक कंट्रीज होगा। नॉर्डिक कंट्रीज को ही क्या कहा जाता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, वहां पे लिखा है नॉर्डिक कंट्रीज। ठीक है, क्योंकि ये जैसे अगर आप देखोगे एकदम नॉर्थ पोल के पास है, तो उन कंट्रीज को नॉर्डिक कंट्रीज भी कहा जाता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी कहा जाता है, अलग अलग नाम है। ठीक है, तो इसका ए होगा राइट आंसर। आधे बच्चे बेचारे यूरोप लगा दिए, भोले बच्चे। ठीक है, यूरोप तो बहुत बड़ा है ना, स्पेसिफिक पूछा था। तो इसका लीडर बोर्ड देखिए, इस क्वेश्चन का लीडर बोर्ड, पुष्कर यश पांडे, नैतिक नौटियाल, आरंबियन है ना, पकड़ लिया ना बेटा, राघव गुप्ता, प्रणव ठाकुर, लव आर्मी, राघव, साई चरण और रुद्र प्रताप। चलो बेटा ताली बजा लो तुम अपने अपने लिए सब। आगे बढ़े, अगला सवाल। अब आते हैं अपन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स वाले टॉपिक पे। तीन टायर पे चल रहा है ऑटो, जेंडर वाला टॉपिक पढ़ लिया, वाह भाई वाह। अब आते हैं रिलीजन वाले टॉपिक पे। तो रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को समझो, अभी कम्युनलिज्म को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। रिलीजन, जैसे हमने देखा ना कि मैंने तुम्हें इंट्रो वाले पार्ट में भी बताया था कि जेंडर और रिलीजन का साथ आना, जेंडर और पॉलिटिक्स का साथ आना, वाओ, क्योंकि उससे पॉजिटिव हो रहा है ना कि चलो विमेन इससे एम्पावर हो रही है। और रिलीजन और पॉलिटिक्स का साथ आना ठीक, क्यों? क्योंकि रिलीजन और पॉलिटिक्स जब साथ में आते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें धर्म की राजनीति होती है, उसमें क्या होता है, उसमें डिवीजन हो जाता है, दंगे हो जाते हैं उसमें, तो ये गलत है। और कास्ट और पॉलिटिक्स का साथ आना, इसके फायदे भी है, नुकसान भी है, समझ गए? इसके फायदे भी है, नुकसान भी, दोनों चीजें रहती हैं। चलो, तो अब अगर आगे बढ़े, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, तो रिलीजन एंड अरे यार ठीक है, रिलीजन और पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें ना, तो सवाल यह है कि आपको रिलीजन का पॉलिटिक्स के साथ में कनेक्शन मल्टीपल जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, रिलीजन और पॉलिटिक्स का कनेक्शन आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि हर देश में मल्टीपल धर्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। चाहे वो आप इंडिया की बात कर लो, चाहे आप इंडिया के बाहर चले जाओ, कोई भी एक देश ऐसा नहीं होता है जहां पे सिर्फ एक ही धर्म के लोग होते हैं। हर देश में आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग देखने को मिलेंगे। तो अभी जो डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी आपको देखने को मिलते हैं ना, तो क्या होता है कि
हर गवर्नमेंट उनको अलग अलग तरह से ट्रीट करती है। जैसे आप इंडिया की बात कर लोगे तो मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव फॉलोवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन। तो ये तय है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोगों के साथ में, या फिर एक गवर्नमेंट को डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोगों के साथ इंटरैक्ट करना होता है। तो वो किसी एक रिलीजन को ज्यादा फेवर करे, किसी दूसरे रिलीजन को कम फेवर करे, एक रिलीजन डिस्क्रिमिनेटेड फील करे, दूसरा रिलीजन डिस्क्रिमिनेटेड ना फील करे। तो देयर आर चांसेस कि ये रोपारोपण चलते रहे, ठीक है, कि एक तरह से क्या है कि किसी ने कभी किसी को वो कर दिया, इस टाइप से ये सिस्टम चल सकता है। तो अब बात ये आती है कि आपको इस टॉपिक में रिलीजन एंड पॉलिटिक्स में सिर्फ इतना समझना है कि कहां कहां रिलीजन और पॉलिटिक्स ओवरलैप हो रहा है, और हमारा रिलीजन और पॉलिटिक्स को साथ आते देखने का नजरिया कैसा है। तो जैसे हर कंट्री में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हर सरकार को अलग अलग धर्म के लोगों के साथ डील करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा क्या है, जैसे गांधी जी जो थे, तो गांधी जी का यह मानना था क्या कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो गांधी जी बोल रहे हैं कि धर्म और राजनीति को जोड़ दो, ठीक है। यहां पे आपको समझना होगा, यहां पे गांधी जी ये नहीं बोल रहे कि धर्म और राजनीति को जोड़ दो। रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स से गांधी जी ये कहना चाहते थे क्या कि जो रिलीजियस वैल्यूज होती है, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, कि हर धर्म हमें मानवता सिखाता है, ठीक है। तो ये मानवता वाली चीज जो ये धर्म से निकल के आई है, मानवता वाली चीज अगर धर्म से निकल के आई है, तो ये रिलीजन का ये एलिमेंट पॉलिटिक्स में होना चाहिए कि पॉलिटिक्स में भी रिलीजियस प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी शुड बी इंक्लूडेड, कि पॉलिटिकल पार्टीज भी ये सोचे समझे और इस चीज को फॉलो करें कि यार जब सारे धर्म हमें मानवता का पाठ सिखाते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी मानवता के साथ सोचना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, किसी की जान नहीं लेना चाहिए चुनाव के चक्कर में, समझ गए, वो चीज रहती है। तो अब आप कनेक्ट करना कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को लेके लोग पॉजिटिव भी है, रिलीजन और पॉलिटिक्स मैंडेटरी भी आपको दिख रहा है, और रिलीजन और पॉलिटिक्स में ही नेगेटिव भी देखने को मिलेगा कि विमेन मूवमेंट जो है ना, जो महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं आवाज उठाती हैं, और बहुत सारे जो महिलाओं के प्रोटेस्ट रहे, मूवमेंट्स रहे, उसमें हमें यह देखने को मिलता है कि विमेन मूवमेंट्स हैज अर्ज्ड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। आप कोई भी धर्म उठा लो, चाहे हिंदुइज्म उठा लो, चाहे इस्लाम उठा लो, इस्लाम में क्या सिस्टम होता था, ट्रिपल तलाक चलता था कि तलाक 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 खत्म, बाय बाय, मतलब 3 बार तलाक बोला तो तलाक हो गया। और ये क्यों हो गया, क्योंकि शरीयत लॉ जो है, ठीक है, शरिया लॉ जो है, तो उस इस्लामिक लॉ के हिसाब से 3 बार तलाक बोलने पे तलाक हो जाएगा, ठीक है। तो विमेन तो ये बोलती ना कि इनने तो तलाक 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 बोल दिया, लेकिन मेरा तो जीवन खराब हो गया। वैसे अगर आप देखोगे तो हिंदुइज्म में पहले सती प्रथा चलता था, जिसके चलते क्या है कि पुरुष की अगर डेथ हो गई तो महिला को बोल देंगे कि जाओ अस्थि के ऊपर बैठ जाओ, तुम्हें भी क्या बोल सकते हैं, मतलब एक तरह से तुम्हें भी चिता में जलना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि विमेन मूवमेंट ये कहते हैं कि रिलीजन के नाम पे विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। सारे रिलीजियस लॉज जो है दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग विद विमेन। तो रिलीजन और रिलीजियस लॉ जो है तो विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो अब इसमें पॉलिटिकली आपको घुसना चाहिए, नहीं घुसना चाहिए। तो रिलीजन और पॉलिटिक्स का अगर आप क्या देखोगे, रिलीजन और पॉलिटिक्स का अगर आप इंटरकनेक्शन देखोगे, तो एक सवाल आता है कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स वेदर इट इज गुड और बैड, रिलीजन और पॉलिटिक्स साथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सही है या गलत है, ऐसा सवाल बनता है। तो अब इस सवाल का जवाब क्या है पता है, मैं आपसे पूछता हूं, चलो बताओ, वेदर रिलीजन एंड पॉलिटिक्स या फिर द कनेक्शन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इज गुड और बैड, बताओ जरा, व्हाट डू यू गाइस थिंक? हाँ, सत्ता प्रथा होना चाहिए था सर, सती ही नहीं होना था। अगर विमेन की डेथ हो गई तो मेन को भी अस्थि के ऊपर चढ़ा देंगे, लाओ तुम्हारा तंदूर बना दे। बैड, बहुत सारे बच्चे बैड लिख रहे हैं, बैड बैड बैड, बैड है। रिलीजन और पॉलिटिक्स का कनेक्शन बैड है। देखो, गुड इफ वी आर टेकिंग पॉजिटिव वैल्यूज, अदरवाइज बैड, ठीक है, ठीक है। और बताओ, गुड गुड गुड, बैड बैड बैड, मस्ती के मूड में हो गया बेटा। दिस इज नॉट अ हैकर बनने की कोशिश कर रहे हो, एक बच्चा लिख रहा है कि दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, मार मार के चमगादड़ बना दिया मैंने, दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, ठीक है, चल बस हो गया, देख लिया मैंने, गुड बैड खेल रहे हैं आधे बच्चे। देखो, तो
रिलीजन और पॉलिटिक्स, ठीक है, के बीच का कनेक्शन, इज इट गुड और बैड? तो देखो, आप पॉलिटिक्स को रिलीजन से नहीं रोक सकते हो कि लॉज बनाना पड़ेंगे। मैंने बताया ना कि हर कंट्री में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो सरकार को हर धर्म के लोगों के साथ डील करना पड़ेगा। तो रिलीजन का पॉलिटिक्स के साथ कनेक्शन या फिर कह सकते हैं कि इंटरैक्शन होना तय है। लेकिन ठीक है, पॉलिटिकल एक्ट्स जो है टुवर्ड्स रिलीजन, कि अगर लॉ बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल एक्ट्स टुवर्ड रिलीजन आर नॉट रॉन्ग। कब तक गलत नहीं है? एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। अगर आप किसी एक धर्म को फायदा देने लगे, दूसरे धर्म को नुकसान देने लगे, तो रिलीजन और पॉलिटिक्स का इंटरैक्शन गलत होगा। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल एक्ट्स कर रहे हैं, पॉलिटिकल लॉज बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं रिलीजन के मामले में, तो इट इज नॉट रॉन्ग अंटिल एंड अनलेस यू आर ट्रीटिंग ऑल द रिलीजन्स इक्वली। जब तक आप हर धर्म को समान मान रहे हो, तब तक सब कुछ सही है। अगर आप भेदभाव कर रहे हो राजनीति के स्तर पर धर्म के साथ, तो गलत होगा दोस्त। ठीक है, कि आप किसी एक धर्म को फेवर दे रहे हो, किसी दूसरे धर्म को डिस्क्रिमिनेट करवा रहे हो, तो गलत होगा। समझ में आ गया? तो इसका सीधा सटीक आंसर यही है कि पॉलिटिकल एक्ट्स टुवर्ड्स रिलीजन आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज ऑल दी रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। चलो, ये समझ में आ गया। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको देखने को मिलता है कितने इंस्टांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ, कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी धर्म को फेवर करती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी धर्म को फेवर करती है, तो आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। और वही प्रॉब्लम का नाम है कम्युनलिज्म। आ जाओ, अब एक बार समझाऊंगा, आखिरी बार समझाऊंगा, बेहतरीन तरह से समझ में आएगा। पहले आपने थोड़ा सा रिलीजन और पॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि रिलीजन और पॉलिटिक्स के इंटरैक्शन को आप रोक नहीं सकते हो। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इज गोइंग टू बी देयर, दोनों के बीच में इंटरैक्शन होगा, और वो इंटरैक्शन सही है एज लॉन्ग एज ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। लेकिन जब किसी एक धर्म को क्या किया जाता है, विशेष अधिकार मिलना शुरू हो जाते हैं अगेंस्ट दी अनदर रिलीजन। ठीक है, कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने रिलीजन ए को फायदा पहचाना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने, और उसको फायदा पहुंचा रहे हैं किसके कॉस्ट पे? रिलीजन बी के कॉस्ट पे, कि रिलीजन बी के कॉस्ट के लोगों को मार रहे हैं, और रिलीजन ए के कॉस्ट के लोगों को, रिलीजन ए वाले लोगों को क्या कर रहे हैं? माला पहना रहे हैं। तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, और यही जब गलत होता है तो इसे कम्युनलिज्म कहते हैं। सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन है, बहुत अच्छे से समझना। कम्युनलिज्म क्या है? कम्युनलिज्म इज अ बिलीफ और अ सिस्टम और एन आइडियोलॉजी, जो कहना है आईइज्म लगा है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है ना, पीपल बिलोंगिंग टू दी सेम रिलीजन शुड फॉर्म अ नेशन। जब आप ऐसा मानते हो कि एक धर्म के लोग अगर हैं तो उन सबको एक देश बनाना चाहिए, फिर दूसरे धर्म के लोग कहां जाएंगे? अंटार्कटिका, वो कहां जाएंगे? ठीक है, तो ये बिलीफ, जब आप ये सोचते हो ना कि पीपल बिलोंगिंग टू सेम रिलीजन शुड फॉर्म अ नेशन, एंड इन दिस प्रोसेस द पावर ऑफ स्टेट इज यूज्ड, और जब आप ये बिलीव कर रहे हो कि एक धर्म के लोगों को एक देश बनाना चाहिए, ठीक है, और इस चीज को सरकार सपोर्ट करती है, जब कि नहीं हाँ सही बोल रहे हैं, एक धर्म के लोग हैं तो इनके एक साथ रहना चाहिए, एक पावर होगी, एक देश बनेगा, इस चीज को जब सरकार सपोर्ट करने लगती है। कंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? कंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है सरकार। स्टेट इज द मोस्ट पावरफुल एंटिटी इन अ नेशन। और अगर सरकार ही किसी एक धर्म के लोगों को सपोर्ट कर रही है सिर्फ अगेंस्ट द अनदर रिलीजन, तो इस सिस्टम को आप कम्युनलिज्म कहेंगे। समझ रहे? तो कम्युनलिज्म इज अ बिलीफ दैट पीपल बिलोंगिंग टू सेम रिलीजन शुड फॉर्म अ नेशन, and in this process the power of state is used to domination। ठीक है, power of state मतलब सरकार, power of state is used to establish domination। सरकार मदद कर रही है कि डोमिनेशन स्टैब्लिश की जाए एक धर्म की, ठीक है, ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द अदर। तो दिस इज नोन एज कम्युनलिज्म। ये कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट लेकिन बड़ा घातक हो सकता है। क्यों? क्योंकि नॉट नेसेसरली कि मैं जिस धर्म को बिलोंग करता हूं तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरे ही धर्म के लोग सिर्फ रहे देश में। ठीक है, हमारा धर्म तो विविधता, मतलब हमारा देश तो विविधता से बना है ना। और देश छोड़ो, मेरा तो धर्म ही क्या सिखाता है, वसुदेव कुटुंबकम, कि ये पूरी दुनिया क्या है, मेरा परिवार है। तो मैं किस आधार पर धर्म और दूसरे धर्म में क्या करूं, भेदभाव करूं। समझ में आ रही मेरी बात? तो केस क्या है कि कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी ये कहती है कि इफ पीपल आर बिलोंगिंग टू सेम रिलीजन दे शुड फॉर्म अ सेम नेशन, और वो सेम नेशन को बनाने में सरकार उनकी मदद करे। किस चीज के लिए? कि सरकार मदद करे कि वो उनकी डोमिनेशन तो स्टैब्लिश कर दे दूसरे लोगों के ऊपर, या तो दूसरे लोग उनके अंडर में रहे या फिर दूसरे लोग देश छोड़ के चले जाए।
लेकिन ये कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट अपने आप में गलत है, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ इज फंडामेंटली फ्लॉड। कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट ही अपने आप में गलत है। क्यों? क्योंकि पीपल मे बिलोंग टू सेम रिलीजन बट नीड नॉट दे विल फॉर्म द सेम कंट्री। जरूरी नहीं है कि एक धर्म के लोग एक ही देश बनाए। हो सकता है कि हम एक धर्म के हो लेकिन हम अलग अलग सोच रहे हो, तुम्हारा कुछ सोचने का नजरिया हो, मेरा कुछ सोचने का नजरिया हो। तो एक कम्युनलिज्म का प्रिंसिपल जो है ना, जहां पे पॉलिटिक्स रिलीजन के साथ खेली जा रही है, रिलीजन और पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि नेगेटिव कोनोटेशन दे रहा है, जो कि बता रहा है कि कितना घातक हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है। समझ गए मेरी बात? जो कि इस इशू को, इस मैटर की सेंसिटिविटी को दर्शा रहा है कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स कैन बी वेरी डेंजरस, कैन बी वेरी पेनफुल, वो वाली सिस्टम है, ठीक है। ये आया समझ में? तो कम्युनलिज्म वाली चीज क्लियर हो गई। अब अगर अपन देखें तो कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट इज फंडामेंटली फ्लॉड। मैंने बता दिया क्यों फंडामेंटली फ्लॉड है, मतलब क्यों कम्युनलिज्म की चीज गलत है। क्योंकि पीपल मे बिलोंग टू सेम रिलीजन बट दे मे थिंक डिफरेंटली। आप और मैं एक धर्म के हो सकते हैं लेकिन आपका सोचने का नजरिया और मेरा सोचने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, ठीक है, वो चीज रहती है। तो अब ये कम्युनलिज्म जो है ना, ये कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी मैंने आपको बता दी। यहां तक समझ में आया? पहले एक बार पूछ लेता हूं, नहीं तो फिर आगे निकल जाएंगे, फिर बोलते हो सर ये समझ नहीं आया। मैंने बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे, आराम से समझाया। यहां तक समझ में आया कि नहीं बताओ? नाच तो जरा चैट में एक बार। ए चल जा सिमसिम। चैट चल गई। हाँ जी, हाँ जी, बताओ। आपकी शादी में मेरे को बुलाना। बहुत सारा काम रहेगा, तुम्हें बुलाएंगे पक्का। क्लियर हुआ? मजा आ गया? यही मजा मैं पूरे देश को देना चाहता हूं। देखो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन यही बनता है सिंपल कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म, ठीक है, वैसा हो गया, जीभ लबलब आ गई। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनलिज्म, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स कम्युनलिज्म कैन टेक प्लेस इन पॉलिटिक्स। तो वो वेरियस फॉर्म जो 1 2 3 4 ये देखा, ये 1 2 3 4 अभी बताऊंगा मैं तुम्हें कि क्या डिफरेंट कम्युनलिज्म, व्हाट डिफरेंट फॉर्म्स कैन कम्युनलिज्म टेक प्लेस इन पॉलिटिक्स। फंडामेंटली फ्लॉड का मतलब ये होता है बाबू कि अपने आप में गलत होना। ये कम्युनलिज्म का जो आपने दुनिया बनाया है ना कि एक धर्म के लोग एक देश बनाएंगे, सरकार उनकी मदद करेगी दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर डोमिनेट करने में। लेकिन रुक जा मेरे भाई, जरूरी थोड़ी ना कि एक धर्म के लोग एक देश बनाए। तो वो कॉन्सेप्ट अपने आप में ही गलत है, फंडामेंटली फ्लॉड है। समझे? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? एक बार और समझा दो, ठीक है, 10 बार समझाऊंगा। कम्युनलिज्म क्या है? एक आईइज्म लगा है, मतलब एक क्या होगी? आइडियोलॉजी हो गई, एक विचारधारा हो गई है। क्या विचारधारा हो गई है कि जब व्यक्ति ऐसे सोच रहा है कि एक धर्म के लोग एक देश बनाए और उस देश के अंदर सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहेंगे, दूसरे धर्म के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, दूसरे धर्म के लोग या तो उनके गुलाम बन के रहे या देश छोड़ के निकल जाए। और इस सोच को जब सरकार सपोर्ट करती है तो पॉलिटिक्स इज यूज्ड टू स्टैब्लिश द डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजन ओवर द अनदर रिलीजन, ठीक है। और इस प्रोसेस में आप क्या देख रहे हैं? इस प्रोसेस में दी पीपल बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी रिलीजन, या फिर कह सकते हैं जिस रिलीजन को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है वो तो बल्ले बल्ले, लेकिन जिस रिलीजन को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है उस रिलीजन के लोगों के साथ में अत्याचार होगा, है ना, उनको मारा पीटा जाएगा, उनको भगाया जाएगा, सबऑर्डिनेट रखा जाएगा, तो वो लोग सफर करेंगे। फाइन। और जब ऐसी मानसिकता, ऐसी विचारधारा किसी देश में चल रही है और सरकार उसको सपोर्ट कर रही है ना, तो उस सरकार को अपन एक कम्युनल गवर्नमेंट कहेंगे, उस सिस्टम को कम्युनलिज्म कहेंगे। समझ गए? ये है कम्युनलिज्म। अब ये कम्युनलिज्म क्या देश के अंदर होता है, ठीक है, तो और कम्युनलिज्म किस तरह से, मतलब कम्युनलिज्म कोई इंसान नहीं है कि ये जा रहा है कम्युनलिज्म, देखो 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 ये जा रहा है, ये काले कलर के कपड़े पहन के जा रहा है, ये सफेद कलर के कपड़े पहन के जा रहा है। कम्युनलिज्म को आप कैसे फील कर सकते हो? तो कम्युनलिज्म जो है अलग अलग तरह से यू विल फाइंड कम्युनलिज्म इन कंट्री, इन पॉलिटिक्स, ठीक है। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। व्हाट आर दोज वेरियस फॉर्म्स? जैसे सबसे पहले तो क्या होता है ना कि अब आपको पता चलेगा वेदर यू आर ए कम्युनल पर्सन और नॉट, कि जब हम एक कम्युनल माइंडसेट के साथ जी रहे होते हैं तो हम प्रीजुडिसेस बनाना शुरू करते हैं, हम स्टीरियोटाइप्स बनाते हैं और डोमिनेशन एस्टैब्लिश करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म विच कम्युनलिज्म टेक्स प्लेस इज कि अगर हम एक कम्युनल माइंड है तो हम ऐसा सोचते हैं कि यार ये एक धर्म के लोग तो सब गंदे हैं, ये नहाते नहीं है, इनको पढ़ना पसंद नहीं है,
एक व्यक्ति अपन ने वैसा देख लिया तो अपन पूरे के पूरे धर्म के बारे में वैसा सोचने लगते हैं, होता है ऐसा, ठीक है। तो हाउ कम्युनिज्म टेक्स प्लेस इन वेरियस फॉर्म्स, तो पहला फॉर्म तो यह है कि हम एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या चार व्यक्तियों को देख के क्या करते हैं ना, धारणाएं बनाना शुरू कर देते हैं कि कम्युनिज्म में वी स्टार्ट क्रिएटिंग प्रीजुडिसेस की ये तो ऐसा है तो ये तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। हमने स्टीरियोटाइप्स बना दिए। प्रीजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स का मतलब क्या है कि हम ये सोचने लगते हैं कि अगर इस धर्म में एक व्यक्ति पढ़ नहीं रहा है तो सारे अनपढ़ होते हैं, इस धर्म के लोगों को पढ़ना पसंद नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, हमने प्री जज करना शुरू कर दिया, हमने अवधारणाएं बनाना शुरू कर दी, हमने उनके बारे में क्या कर दिया, प्री कंसीव्ड नोशंस सेट कर दिए कि हम पहले से सोच के बैठ गए। तो दिस इज हाउ कम्युनिज्म टेक्स प्लेस। दूसरा क्या है कि पॉलिटिकल डोमिनेशन बाय कम्युनल माइंड। अगर मान लो आपने देखा होगा ना कि कुछ धर्म के नेता होते हैं, ठीक है, वो उनके अगर वो माइनॉरिटी रिलीजन के हैं तो वो माइनॉरिटी रिलीजन के अगर वो लीडर हैं तो वो क्या बोलेंगे कि अपने लोगों को एक साथ लाते हैं, देश से अलग होंगे, डिमांड करेंगे कि इस देश में हमारा कुछ नहीं सोचा जा रहा है। तो एक कम्युनल माइंड जो है, ठीक है, एक कम्युनल माइंड ऑलवेज सीक पॉलिटिकल डोमिनेशन। तो अगर वो माइनॉरिटी लीडर है तो वो माइनॉरिटी लीडर हमेशा क्या बोलेगा कि माइनॉरिटी लोगों को एक साथ ले आएंगे और डर दिखाएंगे कि भैया यहां मेजोरिटी रिलीजन के लोग तो हमें जीने नहीं देंगे, हमारे लिए तो भारत सेफ नहीं है, ये वो, ठीक है। तो एक कम्युनल माइंड जो है हमेशा पॉलिटिकल डोमिनेशन देखता है। तो अगर माइनॉरिटी लीडर है तो वो ऐसा करेगा, और अगर मेजोरिटी रिलीजन का लीडर है तो वो माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर डोमिनेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा, बोलेगा कि ये देश हमारा है, ठीक है, हम रहेंगे यहां। तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिलता है कि कम्युनलिज्म सेकेंड फॉर्म कैसे लेता है कि ऑलवेज यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज अ पॉलिटिकल डोमिनेशन बाय अ कम्युनल माइंड। मतलब जो कम्युनल लीडर होते हैं अगर वो माइनॉरिटी ग्रुप के लीडर हैं तो दे विल फ्लोट द मैसेज फॉर सक्सेशनिज्म कि देश से अलग हो जाओ, हम वो फियर इंप्लांट करेंगे कि हम डरे हुए हैं, यहां सहमे हुए, हमारा भविष्य खतरे में है। और अगर वो मेजोरिटी कम्युनिटी का कम्युनल लीडर होगा तो वो हमेशा डोमिनेशन सीख करने की बात करेगा। समझ में आ रहा है? तो दूसरा फॉर्म कम्युनलिज्म ऐसे लेता है। मैं आपको सारे पॉइंटर्स देते चल रहा हूं, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, पॉइंटर्स आपको रिकॉल करना है बस। थर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म जो आपको देखने को मिलेगा वो ये होता है कि धर्म के आधार पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है। जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली चल रही है, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी की रैली में आप देखोगे स्पेसिफिक कलर के झंडे उड़ाए जा रहे हैं। मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली में हरे कलर के झंडे उड़ाए जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो एक स्पेसिफिक धर्म के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली में अगर मान लो क्या है भगवा कलर के झंडे लहराए जा रहे हैं, तो ये मैसेज क्लियर है कि वो किसी एक धर्म के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कभी कभी रैलियों में धर्म गुरुओं को स्टेज पे चढ़ा दिया जाता है, ठीक है, वो सबका होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब में आपको देखने को मिलेगा कि चुनाव प्रचार करने नेताजी गए, लेकिन उन्होंने मंच पे किसको चढ़ा लिया है, किसी फादर को चढ़ा दिया है, या फिर किसी कह सकते हैं पंडित जी को चढ़ा दिया है, या फिर कह सकते हो कि किसी मौलवी को चढ़ा दिया है। ठीक है, क्यों चढ़ा दिया स्टेज पे? ताकि वो जनता जो बैठ रही है, वो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, बोलते चोर है साला, ठीक है। लेकिन वो रिलीजियस लीडर को यहां खड़ा करने से क्या होगा पता है कि आप धर्म के नाम पे वोट मांग सकते हो कि इनकी तो रिस्पेक्ट करते हो ना, वोट दोगे ना मुझे, देखो मेरे बराबर में खड़े। ये सिस्टम रहता है। तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन, जैसे सैक्रेड सिंबल्स का इस्तेमाल करना, कलर्स का इस्तेमाल करना, रिलीजियस लीडर्स का इस्तेमाल करना, इस तरह से पॉलिटिक्स में आप क्या देख रहे हो, रिलीजन का इस्तेमाल होता है। इस तरह से कम्युनलिज्म में टेक प्लेस। और चौथा फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म क्या है? ठीक है, द अगलीस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म आपको देखने को मिलता है कि रिलीजन के नाम पे एट टाइम्स यू विल फाइंड देयर विल बी वायलेंस, देयर विल बी रॉइट्स, ठीक है, मसैकर, नरसंहार हो जाता है, लोग मार काट पे उतर आते हैं, दंगे हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म जो आपको कंट्री में देखने को मिल सकता है। तो कम्युनलिज्म का आइडिया एंड व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स कम्युनलिज्म कैन टेक प्लेस। तो कम्युनलिज्म इस तरह से आपको क्या देखने को मिल रहा है, अलग अलग फॉर्म ले सकता है। ठीक है, सबसे पहले रिलीजियस लाइन पे हम स्टीरियोटाइप्स बनाना शुरू कर देते हैं। दूसरा, एक कम्युनल माइंड हमेशा पॉलिटिकल डोमिनेंस सीख करता है कि लोगों को डर पैदा कर दूं या लोगों को डोमिनेंस स्टैब्लिश करवा दूं, ठीक है। और तीसरा कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है ऑन द रिलीजियस लाइन, तो आप सिंबल्स का, कलर्स का, लीडर्स का इस्तेमाल करते हो, रिलीजियस लीडर्स का। और चौथा, कम्युनलिज्म कैन टेक प्लेस इन दी अगलीस्ट फॉर्म, जहां पे लोग क्या होते हैं, मार काट पे उतर आते हैं, वायलेंस पे, रॉइट्स पे, मैसेकर्स पे उतर आते हैं। गॉट इट? ये हो गया। अब समस्या है कम्युनलिज्म तो खराब है सर, ठीक है, खराब है मान लिया, लेकिन हमने तो एक चीज सीखी ना मेरे दोस्त, क्या
कि समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस करेंगे। तो कम्युनलिज्म को अगर ओवरकम करना है तो उसका तरीका है सेक्युलरिज्म। ठीक है, सेक्युलरिज्म इज एन आइडियोलॉजी जहां पे आप किसी एक रिलीजन को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते हो। जब आप सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करते हो तो आप सेक्युलर कहलाओगे। सेक्युलरिज्म समझे? तो सेक्युलरिज्म इज अ सिस्टम वेयर ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। जब आप सारे धर्म को समान रूप से ट्रीट करते हो, when all the religions are treated equally, ठीक है, दिस इज नोन एज सेक्युलरिज्म। ठीक है, इस चीज को क्या कहा जाता है? सेक्युलरिज्म कहा जाता है। इस चीज को सेक्युलर स्टेट के थ्रू प्रैक्टिस किया जाता है। तो एक कम्युनल स्टेट जहां पे एक धर्म को फेवर दिया जाएगा, लेकिन एक सेक्युलर स्टेट क्या होगा? ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जहां पे क्या होगा? जहां पे ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। और जब ऑल रिलीजन्स को ट्रीटेड आप इक्वली ट्रीट करोगे तो यू आर डायरेक्टली चैलेंजिंग कम्युनलिज्म, कि कम्युनलिज्म के लिए कोई जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि हम धर्म निरपेक्ष देश बना रहे हैं जहां पे सर्वधर्म संभव होंगे, सारे धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट क्या है? कि एक सिस्टम ऐसा जहां पे कम्युनलिज्म के लिए कोई जगह नहीं है, जहां पे सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो क्या इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है? सवाल आपसे। तो यस, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लास 9 में पढ़ा है कि प्रियम्बल में आपको देखने को मिलेगा कि वी आर ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर कंट्री। ठीक है, तो जहां पे हम क्या करते हैं? ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। जैसे आप देखोगे कि यूनाइटेड किंगडम में क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता है, पाकिस्तान में इस्लाम को वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं, बट इंडिया डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक रिलीजन जिसको हम मतलब हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल फॉर अस। तो चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, कोई भी धर्म हो, हमेशा हमने हर धर्म को खुले मन से अपने देश में क्या किया है? जगह दी है। ठीक है, तो इंडिया जो है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। अब सवाल आता है, तुम्हें कैसे पता कि सेक्युलर कंट्री है? व्हाट मेक्स इंडिया ए सेक्युलर कंट्री? हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेक्युलर कंट्री? व्हाट आर द प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच मेक्स इंडिया सेक्युलर कंट्री? सवाल है ना भाई, सवाल तो कैसे भी पूछा जा सकता है। तो इंडिया सेक्युलर कंट्री है, हाउ यू विल प्रूव? तो ये सारे पॉइंटर्स लिख दिए मैंने। जैसे पहला पॉइंट कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, कैसे पता चला? कि हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हमने सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया है। अनलाइक पाकिस्तान, ब्रिटेन, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे कहीं पे क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल रिलीजन है, कहीं पे इस्लाम ऑफिशियल रिलीजन है, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो दिस मेक्स इंडिया सेक्युलर कंट्री। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है पीपल को टू प्रैक्टिस, प्रोपेगेट, प्रोफेस एनी रिलीजन। आपको जो धर्म के बारे में बताना है बताओ, आपको जिस धर्म को फॉलो करना है करो, आपको जिस धर्म के प्रिंसिपल लोगों को सिखाना है सिखाओ। Nobody is going to stop you. ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। धर्म के आधार पर आप किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते हो। जैसे धर्म के आधार पर पहले विमेन के साथ क्या किया जाता था? तलाक तलाक तलाक। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उस चीज को बैन किया। ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया रिलीजन अलग और पॉलिटिक्स अलग। पॉलिटिक्स इंटरवीन करती है जहां पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जैसे ट्रिपल तलाक को बंद किया, जैसे अनटचेबिलिटी पहले था कंट्री में, ठीक है, लेकिन अब क्या बोल दिया भाई? कोई अपर कास्ट, कोई लोअर कास्ट नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं, सारे लोग इक्वल हैं। तो अनटचेबिलिटी को क्या किया गया? बैन किया गया। तो दिस मेक्स इंडिया अ सेक्युलर कंट्री की किसी भी धर्म में धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे। स्टेट इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन टू इंश्योर इक्वालिटी। ठीक है, तो सरकार क्या करती है? सरकार इंटरवीन करती है इन द मैटर ऑफ रिलीजन अगर जरूरत पड़ती है। तो अगर जरूरत पड़ रही है कि यार अगर इनजस्टिस हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या है? ऐसा नहीं बोलती कि नहीं नहीं स्टेट अलग है और रिलीजन अलग है। गवर्नमेंट इंटरवीन करती है टू स्टैब्लिश इक्वालिटी। ठीक है, कम्युनलिज्म अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और हमने सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म को टैकल करने के लिए अडॉप्ट नहीं किया है। सेक्युलरिज्म अपने आप में इंडिया की आइडेंटिटी है कि इंडिया उन प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड है जहां पे सर्वधर्म संभव हो सके। वाह जी वाह। ठीक है, तो ये रिलीजन और कम्युनलिज्म क्लियर हुआ। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, आ जाओ एक पोल दे रहा हूं इसी बात पे मैं। देखो क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट टर्म मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इस चीज के लिए क्या टर्म होगा? नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर इंडियन स्टेट्स, देयर इज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट एनी रिलीजन। 2024 में क्वेश्चन आया है। ये दो पॉइंट्स किस चीज से एसोसिएट हो रहे हैं? ठीक है, आ जाओ सेलेक्ट करो। जरा मैं पानी बॉटल उठा लेने दो, बताओ जल्दी क्या लग रहा है तुम्हें? व्हाट डू यू गाइस थिंक, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस? क्या लगता है? बताइए बताइए बताइए।
बताओ। जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया, पोल में सेलेक्ट करो। रिलीजन क्लियर हुआ ना? रिलीजन में अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिकैप करवाओ। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, गुड और बैड? तो रिलीजियस एक्ट्स, सॉरी, पॉलिटिकल एक्ट्स आर एज लॉन्ग एज नॉट रॉन्ग, जब तक आप सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, जब इक्वली ट्रीट नहीं करोगे तो कम्युनलिज्म होगा। कम्युनलिज्म का प्रिंसिपल, कम्युनिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स, तो वो वेरियस फॉर्म्स अपन ने समझे 4। और समस्या है कम्युनिज्म, तो उसका समाधान अपन ने सेक्युलरिज्म से समझा। ये अपन ने पढ़ा टॉपिक में, है ना? ये अपन ने पढ़ा। आ जाओ, डी है इसका राइट आंसर, वेरी गुड। ठीक है, ये दोनों टर्म जो है, ये दोनों टर्म सेक्युलरिज्म को दर्शा रही है। ये दोनों टर्म सेक्युलरिज्म को दर्शा रही है। पोल आया? ये दोनों टर्म सेक्युलरिज्म को दर्शाती है। ठीक है, जब कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जब आपने फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोफेगेट प्रोफेस दे के रखी है, तो उसको सेक्युलरिज्म कहोगे आप। गॉट इट? ए रिजल्ट खुल जा। पोल एक्सपायर्ड आ रहा है। हाँ तो बेटा बाद में देखोगे तो एक्सपायर्ड ही आएगा। 84% बच्चों ने डी सेलेक्ट किया, वेरी गुड। 84% बच्चों ने डी सेलेक्ट किया। इसका लीडर बोर्ड देखा जाए तो लीडर बोर्ड नो फाउंड, नॉट नो लीडर बोर्ड फाउंड। हे हरिराम, ठीक है, चलो चलिए, क्लियर हुआ? यहां तक सारी डी है इसका राइट आंसर। अब अपन लास्ट पार्ट पे आ गए। चैप्टर के लास्ट पार्ट कौन सा है? कास्ट एंड पॉलिटिक्स। देखो मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा रिकॉल करो जरा, करण अर्जुन वाले मोड पे जाओ। मैंने क्या बताया था कि जेंडर और रिलीजन का कनेक्शन, वाओ, जेंडर और रिलीजन का कनेक्शन क्या था? जेंडर और रिलीजन का कनेक्शन, वाओ, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, जेंडर रिलीजन बोलो, जेंडर एंड पॉलिटिक्स का कनेक्शन, वाओ, ठीक है। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का कनेक्शन, ठीक, क्योंकि उसमें रिलीजन और पॉलिटिक्स में लफड़े हो रहे थे, कम्युनिज्म। अब कास्ट और पॉलिटिक्स की अगर बात करें अपन, तो वाव और छी दोनों एक साथ है। वाव और छी दोनों एक साथ कैसे है? तो इसका पॉजिटिव भी, इसका नेगेटिव भी है। ठीक है, यही आपको याद करना है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स। यहां तक एक बार क्लियर है तो बता दो चैट में, फिर मैं चैट बंद करके तुम्हें एक बार में कास्ट एंड पॉलिटिक्स पूरा अच्छे से समझा दूंगा। चैप्टर बहुत प्यारा है, 3 हिस्सों में बटा है, बस सिंपल सीधा सटीक। ये वो बच्चे, अब एक बच्चा लिख रहा है कि मैंने सही किया तो लीडर बोर्ड क्यों नहीं खुल रहा है सर? ठीक है, तुम्हारे कारण ही। ठीक है, तुमने आज सही बताना, आज नहाए नहीं हो ना आज? ठीक है, पूजा पाठ नहीं किया हो ना? जब मैं जल्दी देता हूं आंसर तो पोल ही नहीं खुलता है। तुम ही हो बेटा, तुम्हारे कारण ही पोल नहीं खुलता है। मैं तो मोबाइल में हैंग हो गया। रुको जरा, क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि नहीं बता दो जरा, मैं इसमें लैपटॉप में देख लेता हूँ। यस 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 उड़ रहे हैं बहुत सारे यस। चलो अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ा जाए। चलो दोस्त, पिछले वाले क्वेश्चन में आया था लीडर बोर्ड, इसमें नहीं आया। चलो ठीक है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। देखो कास्ट एंड पॉलिटिक्स, तो सबसे पहले तो कास्ट के
पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। कास्ट एंड पॉलिटिक्स का पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। तो अगर हम कास्ट इनइक्वालिटीज इन इंडिया से शुरू करें ना, कास्ट इनइक्वालिटीज इन इंडिया से अगर शुरू करें अपन, तो होता क्या है ना, बड़ी सिंपल सी चीज है कि जेंडर पूरे वर्ल्ड में आपको मेल और फीमेल देखने को मिलेंगे, जेंडर डिवीजन पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है। रिलीजियस डिवीजन भी पूरे वर्ल्ड में है कि पूरे वर्ल्ड में आपको अलग अलग धर्म के लोग देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कास्ट के हिसाब से, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट ग्रुप जो है वो इंडिया के लिए यूनिक है। तो कास्टिज्म, जैसे कम्युनलिज्म किससे जुड़ा हुआ है, रिलीजन से जुड़ा हुआ है ना, तो कास्ट से जुड़ा हुआ इशू जो है, कास्ट में जब पॉलिटिक्स में जब कास्ट का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे कास्टिज्म कहा जाएगा। कास्टिज्म इज वेरी यूनिक टू इंडिया, ठीक है। तो कास्ट इनइक्वालिटीज जो है इंडिया में, ठीक है, कास्ट इनइक्वालिटीज जो इंडिया में है, इट इज वेरी यूनिक। एक एक शब्द लिखा है, उसके पीछे एक एक कहानी है। क्यों? क्योंकि जेंडर और रिलीजन का डिवीजन तो ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल जाएगा, लेकिन कास्ट के हिसाब से आप देखोगे राजपूत, ब्राह्मण, जाट, गुजर, ठीक है, यादव, ये आपको कहां देखने को मिलेंगे? इट इज यूनिक टू इंडिया। यूएसए में नहीं, ऐसा नहीं होता। यूएसए में कि बराक ओबामा यादव है और डोनाल्ड ट्रंप जो है तो जाट है ठीक है, इंडिया में यूनिक है ये, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन सैंक्शनड बाय रिचुअल। अब एक लाइन समझाऊंगा, एक लाइन में पूरा कंसेप्ट समझना। कास्ट सिस्टम जो है ना, तो कास्ट सिस्टम इंडिया में यूनिक है, और साथ ही साथ कास्ट सिस्टम इंडिया में किस चीज पर बेस्ड है पता है? हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन के हिसाब से। जैसे कि एक व्यक्ति अगर मान लो बाल काटने का काम करता था बार बार, ठीक है, एक व्यक्ति अगर बाल काटने का काम करता था तो उसकी कास्ट जो है तो सेन समाज से हो गया, जैसे मान लो, ठीक है, जैसे बाल काटने वाला, जैसे हमें नाई कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि ये होता था कि नाई की फैमिली में जो भी लोग आएंगे वो भी क्या काम करेंगे पता है? वो भी बाल ही काटेंगे। तो इससे क्या हुआ ना, ये हेरिडेटरी मतलब वंश के बाद में वंश, एक वंश के बाद में दूसरा वंश, ठीक है। तो हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन पर बेस्ड हो गया। ऑक्यूपेशनल डिवीजन मतलब क्या है कि एक काम जो व्यक्ति करेगा वही काम दूसरा व्यक्ति करेगा, उसी की फैमिली में तीसरा व्यक्ति भी वही काम करेगा, और उस हिसाब से उनकी कास्ट तय हो गई है, ठीक है। कास्ट कैसे तय हो गई कि जैसे साफ सफाई करने वाली कुछ कास्ट हो गई, ठीक है, तो वो कास्ट के जो लोग रहेंगे वो हमेशा साफ सफाई ही करेंगे, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन, की एक फैमिली से दूसरी फैमिली हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन जो उनका डिवाइड हो जाएगा, हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन रहेगा, which would be sanctioned by law। sanctioned by law मतलब क्या है? सॉरी, sanctioned by rituals, लॉ नहीं, sanctioned by rituals मतलब क्या है? कोई इस चीज को फिक्स कर दिया है कि पहले वर्ण सिस्टम होता था कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, वैश्य, ये शूद्र है, तो शूद्र में जो रहेंगे तो उनका काम ही है कि वो साफ सफाई करे, ऐसा, ठीक है। तो इट वॉज सैंक्शनड बाय रिचुअल्स, ठीक है। तो वो रिलीजन के साथ जोड़ के रिचुअल्स के साथ फिक्स कर दिया कि आपको ऐसे ही काम करना है, फाइन। अब क्या होता है, और जब ये ऐसा when this was fixed in the religion, तो उसके आधार पर क्या होने लगा? डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। जैसे कुछ लोग जो क्या करते, साफ सफाई करते थे तो उन्हें अनटचेबल मानने लगे कि यार ना ना ना, इनको छुओ मत, गंदे हो जाएंगे, ठीक है। और जो लोग अपर कास्ट थे, जो लोग मान लो पूजा पाठ करते थे, जैसे ब्राह्मण वर्ण के जो लोग हो गए, तो वो फिर क्या करते थे, वो जो शूद्र वर्ण के लोग हैं उनके साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते थे, फाइन। उनके साथ बैठ के नहीं खाना, उनके हाथ से जल नहीं लेना, ठीक, उनने अगर छू लिया तो अछूत मानने लगते थे अपने आप को। तो इस तरह से क्या होने लगा, जब ये हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन बहुत रिजिड होता चले गया तो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव आपको देखने को मिल रहा है, छुआछूत की समस्या देखने को मिलने लगी, अनटचेबिलिटी देखने को मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से कास्ट इनइक्वालिटीज डेवलप हुई है। अब ये कास्ट इनइक्वालिटीज पहले समझो, अभी पॉलिटिक्स नहीं है ये पिक्चर में, ये कास्ट इनइक्वालिटीज आपको देखने को मिल रही थी। अब क्या हो रहा है ना, इस कास्ट इनइक्वालिटी सही है गलत है? डेफिनेटली गलत है, ठीक है, बट दिस वाज इंटरवोवन इन दी सोसाइटी, ये समाज में आपको देखने को मिल रही थी। तो लेकिन फिर क्या होता है, आज ये कास्ट इनइक्वालिटीज या फिर कास्ट के बेसिस पे इतना डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी उतना स्ट्रांग नहीं रह गया है। क्यों स्ट्रांग नहीं रहेगा? क्योंकि मल्टीपल रीजन से कास्ट सिस्टम जो है ये ब्रेक डाउन हुआ है। कैसे मल्टीपल रीजंस? लव मैरिज करने लगे सर लोग, तो अब क्या है कि एक दूसरे की कास्ट में शादी करने लगे तो कास्ट सिस्टम ब्रेक डाउन होने लगा। वो भी कारण है लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना है वो, ठीक है। दूसरा कारण क्या है उसमें, कास्ट सिस्टम जो ब्रेक डाउन इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स जैसे बी आर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, ठीक है, दे कैंपेन्ड फॉर दिस कि यार कास्ट के हिसाब से आप लोगों के साथ भेदभाव मत करो। तो सोशल रिफॉर्मर्स ने समाज में बदलाव लाया, ठीक है, दे वर्क टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी इन दी सोसाइटी।
व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कास्ट स्ट्रक्चर? तो पहला रीजन आप लिखोगे कि सोशल रिफॉर्मर्स ने क्या किया, मेहनत करी इक्वालिटी स्टैब्लिश करने के लिए। दूसरा रीजन आप क्या लिखोगे कि बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक चेंजेस आए, मतलब सामाजिक और आर्थिक स्तर पर बदलाव आए। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर कैसे बदलाव आए? जैसे जब अर्बनाइजेशन हुआ, गांव में कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड रहता है कि यार ये गांव जो है राजपूतों का गांव है, ये गांव जो है यादवों का गांव है, ये गांव जाटों का गांव है। तो वो दूसरी कास्ट के लोगों को क्या करते थे, दबा के रखते थे अपने अंडर में। लेकिन जब सब लोग शहर में आए तो शहर किसी एक जाति का नहीं होता है। शहर क्या होता है, तो शहर में आपको देखने को मिलता है कि शहर में मेजोरिटी रिलीजन के लोग जो रहते हैं और मेजोरिटी कास्ट के लोग जो रहते हैं वो एक साथ रहते हैं। अब आपकी स्कूल में ही देखना, आप कभी बाजू वाले से ये नहीं पूछते हो कि मेरे बाजू में बैठ गया क्या कास्ट है तेरी। कास्ट सिस्टम उतना रिजिड शहर में नहीं है। तो विद द अर्बनाइजेशन कास्ट सिस्टम स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन। लिटरेसी रेट और एजुकेशन, जब लोग पढ़ लिख लिए तो उन्हें समझ में आया कि बड़ी कह सकते हैं ना कि पुरानी और रूढ़िवादी मानसिकता है कि आप कास्ट में ही बैठे हो, बस अपनी कास्ट के बारे में ही सोच रहे हो। ठीक है, तो लिटरेसी और एजुकेशन, जब जैसे जैसे लोग लिटरेट होते चले गए, लोग जैसे जैसे पढ़ते चले गए, तो वो कास्ट सिस्टम जो है धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते चले गया विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एक कारण बना, और एक एक शब्द है, इन पे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या होता है? तो पहले क्या होता है ना, पहले लोग अगर मान लो, मैंने बताया ना, पहले अगर साफ सफाई करता है एक व्यक्ति तो उसकी पूरी कास्ट में जितने भी लोग पैदा होंगे, उसकी पूरी फैमिली में जितने लोग पैदा होंगे, सब ही साफ सफाई करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर मेरे पिताजी मान लो साफ सफाई कर रहे थे, लेकिन मैंने पढ़ लिख के अगर कलेक्टर का पेपर मतलब यूपीएससी का पेपर निकल लिया और मैं कलेक्टर बन गया हूं, तो मैं कलेक्टर हूं। ठीक है, मैं कलेक्टर हूं और वो मेरी आइडेंटिटी है, सिंपल सी चीज है। मेरी आइडेंटिटी सिंपल क्या होगी, मैं कलेक्टर हूं, तो मैंने अपना ऑक्यूपेशन मूव कर लिया। पहले नहीं हो सकता था, पहले साफ सफाई वाला व्यक्ति साफ सफाई ही करेगा, उसका पूरा परिवार साफ सफाई करेगा। लेकिन जब लोग पढ़ लिख लिए तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का ऑप्शन मिला। ठीक है, नाउ दे कैन चेंज देयर हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन, और उससे भी क्या हुआ, कास्ट सिस्टम ब्रेक डाउन हुआ। अब डिस्क्रिमिनेशन करके दिखाओ उसके साथ, जेल में डाल देगा तुम्हें वो। ठीक है, और ये दो दो कारण में क्या होगा, देखो क्वेश्चन कैसा भी बन जाएगा क्या कि व्हाट आर द वेरियस रीजंस फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कास्ट स्ट्रक्चर। तो एक सोशल रिफॉर्मर्स के कारण, दूसरा सोशो इकोनॉमिक कारण, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के कारण। या फिर क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लिया सिंपल कि हाउ सोशो इकोनॉमिक चेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ कास्ट सिस्टम। तो आप उसमें लिखेंगे अर्बनाइजेशन, लिटरेसी रेट एंड एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनकी पोजीशन अब वीक हो गई है, लैंडलॉर्ड्स ही तो कास्ट सिस्टम चलाते थे। ठीक है, तो ये ऐसे आंसर लिख सकते हो। और जो लास्ट पॉइंट आ रहा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का मतलब क्या है कि पहले संविधान में ही लिखा होता था। क्या मतलब, पहले कोई संविधान में लिखा नहीं था कि कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन जब इंडिपेंडेंस मिली, जब हमने अपना देश बनाया, अपना संविधान बनाया, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया। क्या लिख दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द पीपल। आप जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो। अब जब जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, आप करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मना किया गया है ना उस चीज को। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मना किया गया है तो आप करके दिखाओ, आपको जेल हो जाएगी। ठीक है, तो दीज आर दी रीजंस व्हाई यू विल सी ब्रेकिंग डाउन ऑफ कास्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आता है क्या, एक सवाल। आ जाओ, इंटरेस्टिंग सवाल, सब पूछना अपने अपने घर पे। ठीक है, क्या सवाल आया कि क्या कास्ट सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो गया? अब हमने ये देख लिया कि पहले कास्ट इनइक्वालिटीज थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कास्ट सिस्टम ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है, ब्रेकडाउन क्यों हुआ वो भी रीजन देख लिया अपन ने। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या कास्ट सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो गया है? और इस चीज को समझने का एक सबसे क्लासिकल एग्जांपल है टू बी परफॉर्म्ड ऑन योर ओन रिस्क। सब अपने अपने घर में जाके आज पूछेंगे कि पापा या मम्मी, क्या मैं लव मैरिज कर लूं? फिर तुम्हारे पापा या मम्मी क्या जवाब देते हैं, उस जवाब के हिसाब से आप समझ जाना कि चाहे आदमी पढ़ लिख लिया हो, चाहे अर्बनाइजेशन हो गया हो, चाहे कुछ भी हो गया होगा, पीपल आर रिजिड इन देयर कास्ट आइडेंटिटीज। आज भी बहुत सारे लोग शादी करने की जब बात आती तो क्या बोलते, नहीं नहीं हम हमारे कास्ट में ही शादी करेंगे। समझ रहे हो? तो दैट इज द थिंग। ठीक है, तो आप क्या देखने को मिलता है कि अनटचेबिलिटी हैज नॉट येट एंडेड कंप्लीटली। अनटचेबिलिटी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। सर्टेन ग्रुप्स स्टिल लैग बिहाइंड। कुछ ग्रुप जो है, जो पहले के समय में डिस्क्रिमिनेटेड फील करते थे, वो आज भी क्या है, पीछे ही रह गए हैं। ठीक है, कास्ट कंटिन्यूसली, मतलब कास्ट कंटिन्यूस टू बी क्लोजली लिंक्ड टू द इकोनॉमिक स्टेटस। अपर कास्ट के लोग अमीर है, लोअर कास्ट के लोग गरीब है। डिस्पाइट द फैक्ट कि रिजर्वेशन आ गया, ये सारी चीजें आ गया, उसके बावजूद भी
इन जनरल आप देखोगे कि एसेट्स और इकोनॉमिक प्रोग्रेस का फायदा अपर कास्ट के लोगों के पास था, लोअर कास्ट के लोगों के पास में लेटली आना शुरू हुआ जब उनको रिजर्वेशन वगैरह सब मिला। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। क्या हो गया? हाँ, टॉपिक खत्म हो गया। कास्ट सिस्टम आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, और उसका मैंने एक एग्जांपल ये भी दे दिया है कि चाहे कितने ही पढ़ा लिख ले आदमी, लेकिन शादी जाति में ही होगी। ठीक है, वैसा आगे देखते हैं। जाओ, अब दो टॉपिक आते हैं। क्या? लास्ट दो टॉपिक जो है कि हमने कास्ट वाले कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि कास्ट इनइक्वालिटीज थी, कास्ट सिस्टम ब्रेकडाउन हुआ लेकिन पूरी तरह से डिसअपियर नहीं हुआ। ठीक है, यही पढ़ा अपन ने, कास्ट सिस्टम इनइक्वालिटीज थी, कास्ट सिस्टम ब्रेकडाउन हुआ लेकिन पूरी तरह से डिसअपियर नहीं हुआ। अब आता है सवाल किस चीज का? अब आता है सवाल यहां पे ये कि कास्ट पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करती है और पॉलिटिक्स कास्ट में क्या रोल प्ले करती है। तो दो टर्म है चैप्टर में आपके, दो टर्म क्या है? कास्ट इन पॉलिटिक्स और एक है पॉलिटिक्स इन कास्ट। इन सारी चीजों को समझने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं अपन, बहुत प्यारा सा है। बबलू इन कार और कार ऑन बबलू। तो बबलू बेटा बबलू, ये बबलू है, ठीक है, और ये बबलू की कार है। कार कम लग रही है, चिड़िया ज्यादा लग रही है, 4 टायर। अब जब बबलू इन कार बोलोगे आप, तो बबलू के हाथ में स्टीयरिंग है, बबलू नचा नचा दे रहा है कार को। ठीक है, कार की सांसें फूल रही है, कार बोल रही है बबलू मान जा, बबलू बबलू जान लेगा क्या मेरी। ठीक है, तो बबलू इन कार जब अपन लिख रहे हैं ना, तो जो सामने वाला वर्ड है ना वो डोमिनेट कर रहा है, ऐसे समझ लो। तो बबलू इन कार मतलब कि बबलू क्या कर दे रहा है कार के साथ में। ठीक है, तो बबलू ने कार को नचा नचा दिया। अब अगर इसी चीज को अपोजिट कर दूं मैं, कार ऑन बबलू। ठीक है, कार ऑन बबलू, तो कार है अपनी जगह, अब कार ने बोला रुक बेटा बबलू। ठीक है, तो बबलू आ गया नीचे। तो अब पहला वर्ड क्या है? कार। कार ऑन बबलू, तो अब कार बबलू को चिपल चिपल दे रही है, बबलू बोल रहा है कि कार। ठीक है, मेरे मुंह से निकल गई कार, अब मैं तुम्हें कार, मतलब बबलू इन कार नहीं होगा, अब कार ऑन बबलू हो गई है। तो कार डोमिनेट कर रही है बबलू के ऊपर, चिपल चिपल दे रही है बबलू को। ठीक है, तो ये एग्जांपल क्या है? चैप्टर चल रहा था अच्छा, जेंडर रिलीजन कास्ट, ये कहां से आ गए? अब इससे मैं तुम्हें दो चीज समझाना चाह रहा हूं। जब चैप्टर के अंदर टॉपिक आएगा, क्या टॉपिक आएगा? जब टॉपिक आएगा कास्ट इन पॉलिटिक्स, तो क्या समझना? पहला शब्द कौन सा है? कास्ट है ना। तो कास्ट कैसे पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कास्ट कैसे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, कास्ट का डोमिनेंस देखना होगा। जैसे जब बबलू इन कार था, ठीक है, तो बबलू कैसे डोमिनेट कर रहा था कार के ऊपर। और जब आएगा पॉलिटिक्स इन कास्ट, तो समझ लेना कि कैसे पॉलिटिक्स खेली जाती है कास्ट के साथ में, पॉलिटिक्स डोमिनेट करेगी कास्ट पे। समझ गए? एक बार में बताओ बस कि ये दोनों टॉपिक जो है, दोनों टॉपिक बहुत सिंपल है, हद से ज्यादा सिंपल है। अगर आप ये समझ लो बस, जब हम कास्ट इन पॉलिटिक्स की बात करते हो तो हम ये देखते हैं कि कैसे कास्ट पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रही है, और जब हम पॉलिटिक्स इन कास्ट पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है कास्ट को। जैसे बबलू इन कार में कैसे बबलू नचा रहा है कार को, और कार ऑन बबलू में कैसे कार रौंद दे रही है बबलू को। समझ गए? बबलू ओपी हो जाए हिंदी चैट। बस लास्ट के 5-10 मिनट का और बचा है चैप्टर। क्लियर है? थक गए इतनी जल्दी? अरे यार नन्हे मुन्ने राही हो तुम तो। कम्युनलिज्म एक टाइप ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म हुआ। यस, मेजोरिटेरियनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कम्युनलिज्म कहलाएगा। मम्मी पापा से जूते पड़वाना चाहते हो, बस तुम समझ गए, एक ही बार में समझ गए कि कास्ट इज स्टिल प्रिविलेंट। मम्मी पापा जो रिप्लाई देंगे वो बताने के लिए कल हम आप जिंदा नहीं रहेंगे। अरे वाह रे जिंदा। बबलू ओपी हो गया। चलो आ जाओ तो आ जाओ फटाक से समझ लेते हैं टॉपिक। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स में अपन देख रहे हैं कि कैसे कास्ट पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हाउ कास्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स, तो उसका एग्जांपल ये है। ठीक है, तो कास्ट एज ए बेसिस ऑफ सोसाइटी टेक्स वेरियस फॉर्म। कास्ट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? तो देखो, जब भी कहीं चुनाव होते हैं ना, तो कास्ट कंपोजिशन देखा जाता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का
कि वहां पे किस कास्ट के लोग ज्यादा हैं। अगर मान लो वहां पे जैसे कंट्री है, कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, कंट्री के अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, तो ये देखा जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लो यादव जी, ठीक है, अगर यादव कम्युनिटी, यादव कास्ट के लोग ज्यादा हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है ना, किसी यादव कैंडिडेट को ही टिकट देती है। अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या है, अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लो राजपूत ज्यादा है तो क्या पता पॉलिटिकल पार्टी दिगराज सर को टिकट देते, है ना। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी रहती है, माना जाता है कि जिस कास्ट के लोग ज्यादा होंगे वहां पे उस कास्ट के कैंडिडेट के जीतने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से कास्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में। पहला पॉइंट कि कास्ट कंपोजिशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी सीन ड्यूरिंग टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा पॉइंट, अपील्स आर मेड टू द कास्ट सेंटिमेंट्स। कास्ट इस तरह से भी इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटिक्स में। किस तरह से इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटिक्स में कि, ठीक है, कास्ट इस तरह से इंपॉर्टेंट होती है कि जब चुनाव होते ना, तो अगर राजस्थान में चुनाव होंगे तो राजस्थान में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के कास्ट सेंटिमेंट्स को अपील किया जाएगा। लोगों से बोला जाएगा कि आप मुझे वोट मत दो, आप महाराणा प्रताप जी की इस भूमि पे मैं कुछ अच्छा कर पाऊं इसके लिए मुझे वोट दो। तो उस कास्ट के लोगों को लगेगा, राजपूत को, कह रहे बढ़िया आदमी है। वहीं महाराष्ट्र में जब चुनाव होंगे तो क्या बोलेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है ना उनके नाम पे वोट मांगूंगा मैं। बोलेंगे कि आप मुझे वोट मत दो, आप छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के नाम पे मुझे वोट दो। तो इस तरह से क्या होता है ना कि कास्ट पॉलिटिक्स में ऐसे रोल प्ले करती है कि पीपल अपील टू द कास्ट सेंटिमेंट्स। कास्ट सेंटिमेंट्स पे खेलने की कोशिश की जाती है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके। तीसरी चीज जो कास्ट इन पॉलिटिक्स में आपको देखने को मिलती है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के आने के चलते क्या है, अब हर कास्ट ग्रुप के अंदर कॉन्शियसनेस आ गई है। मतलब हर कास्ट का व्यक्ति ये समझदार हो गया है कि चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे लोअर कास्ट हो, चाहे वो मेजोरिटी में हो, चाहे माइनॉरिटी में हो, सबके वोट बराबर है। तो हर कास्ट की इंपॉर्टेंस है। हर कास्ट पॉलिटिक्स में क्या करती है, अब जम के पैर रखती है, चाहे अपर कास्ट हो चाहे लोअर कास्ट हो। उन्हें पता है कि मेरा वोट भी उतना ही वैल्यू रखता है जितना किसी और की कास्ट का वोट वैल्यू रखता होगा। तो इसके लिए क्या है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर अब ये प्रेशर रहता है कि सारी कास्ट को अपील करना है अपने को। समझ में आया? सारी कास्ट को अपील करना है अपने को। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया कि कास्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। कैसे? 3 पॉइंट बताओगे कि बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स कास्ट कंपोजिशन देखा जाता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, कास्ट सेंटिमेंट्स के बेसिस पे अपील की जाती है वोटर्स से, और तीसरा पॉइंट कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के चलते हर कास्ट अब इक्वल हो गई है, तो उसके चलते पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ये प्रेशर रहता है कि टू गैदर दी सपोर्ट ऑफ मैक्सिमम कास्ट। अब ये देख के तो हमें ऐसा लगता है सर फिर तो चुनाव किस काम के हैं? चुनाव किसी काम के नहीं है, सब कुछ ही तो कास्ट से चल रहा है। ठीक है, तो एक सवाल उठता है कि आर इलेक्शंस ऑल अबाउट कास्ट ओनली? क्या इलेक्शन सिर्फ कास्ट के हिसाब से हारे और जीते जाते हैं? तो तब आपको इसका जवाब मिलेगा। मतलब अगर यह पूछ लिया जाए कि हाउ कास्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स, तो कास्ट इस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में, कास्ट इन पॉलिटिक्स। बट अगर क्वेश्चन ये पूछ ले आपसे आर इलेक्शंस ऑल अबाउट कास्ट ओनली, तो आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं। ठीक है, इलेक्शंस में कास्ट एक इंपॉर्टेंट रोल जरूर प्ले करती है, लेकिन इलेक्शंस आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू कास्ट। क्यों? क्योंकि आपको देखने को मिलता है कि अलॉन्ग विद कास्ट अदर फैक्टर्स आल्सो मैटर। जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले अगर आप कास्ट कंपोजिशन देखोगे ना, तो पूरी कंट्री में कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पे सिर्फ सिंगल कास्ट की मेजोरिटी हो। माना कि ये कंट्री में, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में यादव कास्ट के लोग ज्यादा होंगे, लेकिन इतने भी नहीं होंगे कि सिर्फ यादव के वोट से ही चुनाव जीत जाएंगे आप। समझ में आया ना? दूसरी कास्ट के लोग भी तो है, वो क्या झांझ बजा रहे हैं क्या? नहीं ना। तो नो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैव मेजॉरिटी ऑफ सिंगल कास्ट। दूसरा क्या है, नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और अ कम्युनिटी। अब अगर मान लो कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक हाइपोथेटिकल केस ले रहे हैं कि यादव कास्ट के लोग ज्यादा हैं, तो यादव कास्ट के लोग जब ज्यादा हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी ने क्या कर दिया, एक पॉलिटिकल पार्टी ने जो टिकट दिया ना, किसी यादव जी को ही टिकट दे दिया। ठीक है, यादव जी ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इन यादव जी को सारी यादव समाज के लोग वोट देंगे। सिंपल है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें। क्या हो रहा है कि ये यादव जी चुनाव में जा रहे हैं, लेकिन यादव जी का अपनी ही समाज के कुछ लोगों से झगड़ा है, तो वो लोग यादव जी भले ही उनकी समाज के होंगे, लेकिन उनको वोट क्यों देंगे? उनकी बनती नहीं है ना उनसे। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि आर इलेक्शंस ऑल अबाउट कास्ट ओनली, तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट तो जो डिसएग्री कर रहा है वो यही बोल रहा है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिंगल कास्ट की मेजोरिटी नहीं है। अगर मान लो है भी तो नॉट नेसेसरली। सेकेंड पॉइंट कि वो पार्टी उस कास्ट और कम्युनिटी के सारे वोटर्स का वोट ले लेगी। कुछ वोटर्स हो सकते हैं जो अपनी कास्ट के लीडर को नहीं दे वोट। ठीक है,
और अगर मान लो चलो दे भी दिए तो मेनी पार्टीज में पुट अप द कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट। अगर पॉलिटिकल पार्टी ए ने दिमाग लगाया, उनने देखा कि यहां पे यादव कास्ट के लोग ज्यादा हैं, तो उन्होंने यादव जी को टिकट दे दिए, तो पॉलिटिकल पार्टी बी जो होगी ना, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, वो भी खाना ही खाती है, उनका भी दिमाग चलता है, वो भी देखेंगे ना कि अगर यादव कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं तो हम भी किसी यादव जी 2 को टिकट दे देंगे, तो अब लड़ लो आपस में, ठीक है। तो एक ही कास्ट के लोग वोट तो एक ही दे सकते हैं, तो या तो इनको देंगे या इनको देंगे, तो वही चीज हो रही। तीसरा लिमिटेशन ये है कि मेनी पार्टीज में पुट अप द कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट, ठीक है। और चौथा लिमिटेशन जो आपको बता रहा है कि इलेक्शंस आर नॉट जस्ट अबाउट कास्ट ओनली, वो क्या है कि कास्ट कम्युनिटीज आर नॉट फ्रोजन इन देयर वोटिंग पैटर्न्स। मान लो अगर जाति के आधार पर कोई एक बार जीता है ना, तो वो दूसरी बार हारता भी है। अगर लोग सिर्फ अपनी ही जाति के लोगों को वोट देते हैं तो एक बार जिसको जिताया था वो कभी हारना ही नहीं चाहिए। फिर तो हमें क्या देखने को मिलता है कि कास्ट कम्युनिटीज आर नॉट फ्रोजन इन देयर वोटिंग पैटर्न, वोटिंग बिहेवियर में, वोटिंग पैटर्न में वो फ्रोजन नहीं है कि सिर्फ कास्ट को ही वोट देना है, अंधों की तरह कास्ट 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 करेंगे। एट टाइम्स आपको क्या देखने को मिलता है कि रूलिंग पार्टीज और जो सिटिंग एमपीज और एमएलए होते हैं वो हारते भी हैं। इसका मतलब कि लोग काम को देख के वोट देते हैं, हमेशा जात को देख के वोट नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कास्ट इन पॉलिटिक्स। समझ में आया? कास्ट इन पॉलिटिक्स में अपन ने 2 चीजें समझी। क्या 2 चीजें समझी? पहली तो ये समझी कि कास्ट कैसे पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो कास्ट कंपोजिशन देखा जाता है, कास्ट सेंटिमेंट्स को अपील किया जाता है और सारी कास्ट इंपॉर्टेंट होती है। फिर क्या सिर्फ इलेक्शंस कास्ट तक ही सीमित है? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमने उसके डिसएग्रीमेंट वाले पॉइंट देखे हैं। फाइन, अब आते हैं अपन पॉलिटिक्स इन कास्ट में। बबलू कार में था, अब कार ऑन बबलू हो गई है, अब पॉलिटिक्स पहले आ गया। तो पॉलिटिक्स कैसे खेली जाती है कास्ट के साथ में, या फिर पॉलिटिक्स क्या रोल प्ले करती है कास्ट के साथ में, वो समझना है अपने को। पॉलिटिक्स इन कास्ट, तो देखो, पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस कास्ट सिस्टम, इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन, इट इज द कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड। वाह 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 वाह, क्या है इसमें समझना कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि कास्ट जो है वही पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन, कि पॉलिटिक्स में कास्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एट टाइम्स क्या होता है ना, कास्ट भी पॉलिटिसाइज होती है, मतलब कास्ट के साथ, जाति के साथ भी राजनीति खेल दी जाती है। कैसे खेली जाती है सर? तो इसके 3 पॉइंट है, देखो क्या है। हाउ पॉलिटिक्स इज प्लेड विथ द कास्ट, या फिर हाउ कास्ट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड, कैसे भी क्वेश्चन पूछ लें, शब्दों का खेल है, बस समझ में आना चाहिए। तो हाउ कास्ट इज गेटिंग पॉलिटिसाइज्ड, या फिर हाउ पॉलिटिक्स इज प्लेड विद द कास्ट। तो आप क्या लिखोगे? पहला पॉइंट कि बहुत सारे कास्ट ग्रुप जो रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग द सब कास्ट। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। तो अब ब्राह्मण जो है, तो ब्राह्मण भी क्या है, नहीं नहीं हम सनाट्य ब्राह्मण है, नहीं हम ये ब्राह्मण है, हम वो वाले ब्राह्मण है, हम तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकते, हम ये वाले ब्राह्मण है। ऐसे अलग अलग है, लेकिन जब उनको वोट बैंक बड़ा दिखाना होता तो क्या बोलते हैं? अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। सारे ब्राह्मण, जो भी ब्राह्मण है, सब ब्राह्मण एक साथ कर दिए। तो ये क्या है? ये एक तरीके का पॉलिटिक्स खेलना हुआ कास्ट के साथ में, कि कास्ट ग्रुप को आप क्या कर रहे हो, बड़ा बनाने की कोशिश करते हो बाय इनकॉर्पोरेटिंग सब कास्ट, ठीक है। जो सबऑर्डिनेट कास्ट है उनको जोड़ के आप कास्ट ग्रुप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हो। दूसरा क्या है? कोलिजन अमंग वेरियस कास्ट ग्रुप्स। इनफैक्ट कभी कभी तो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट ग्रुप भी कोलिजन कर लेती है। जैसे एक बार उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, दलित मुस्लिम यूनिटी हुई। दलित मुस्लिम यूनिटी मतलब क्या है कि दलित अपने आप में एक अलग कास्ट ग्रुप हो गया, मुस्लिम अपने आप में एक अलग रिलीजन ग्रुप ही हो गया, लेकिन दोनों एक साथ आ गए। क्यों? क्योंकि राजनीतिक रूप से उनको यह दिखाना था कि हम साथ हैं तो हमारा वोट बैंक बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी पॉलिटिक्स खेली जाती है कास्ट के साथ में, ठीक है। तीसरा क्या है? इमर्जेंस ऑफ न्यू ग्रुप्स इन पॉलिटिकल एरेना। जो कास्ट होती नहीं है वो बना दी जाती है। जैसे बैकवर्ड कास्ट कोई कास्ट नहीं है, अपन ये कह सकते हैं कि हाँ शेड्यूल कास्ट में ये एक कैटेगरी आती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी सीधा एक शब्द बोलती, सारा पिछड़ा समाज, तो बैकवर्ड क्लास बना दी, एक नई कैटेगरी बना दी, फॉरवर्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट। तो इमर्जेंस ऑफ न्यू कास्ट ग्रुप्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज हाउ पॉलिटिक्स इज प्लेड। समझ में आया ना? 3 पॉइंटर्स है कि हाउ पॉलिटिक्स इज प्लेड विद कास्ट। पॉलिटिक्स ऐसे खेली जाती है कास्ट के साथ में। अब वो ये कंक्लूजन निकालें तो कास्ट और पॉलिटिक्स का पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव क्या है? और पॉजिटिव ये है कि जब आप क्या करते हो ना, कि जो कह सकते हैं जो बैकवर्ड कास्ट रही हैं, उनको जब आप पॉलिटिक्स में हाईलाइट करते हो तो उससे उन्हें आगे आने का मौका मिलता है, उन्हें पावर मिलती है, उन्हें रिजर्वेशन से क्या मिलता है कि अभी तक जिस चीज से वो वंचित थे वो उस चीज में आगे आएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम
नेगेटिव ये है कि जब पॉलिटिक्स में कास्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगती है ना, तो जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है, क्या, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ठीक है, ये जो हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को तो लोग भूल जाते हैं। जाट, ब्राह्मण, राजपूत, गुजर, ठीक है, इन मुद्दों में ज्यादा फंस जाते हैं। तो जब पॉलिटिक्स कास्ट के साथ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, तो उससे मेजर इश्यूज को लोग भुला के कास्ट कास्ट खेला करते हैं। ये नेगेटिव है। और कास्ट और पॉलिटिक्स का पॉजिटिव ये है कि जब आप कास्ट को हाईलाइट करते हो, तो जो बैकवर्ड कास्ट थी, जिनको अभी तक मौका नहीं मिला था, उनको पॉलिटिक्स में आगे आने का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। हाँ जी, अब बताइए मुझे, मतलब ये डिसएडवांटेज कम्युनिटी गेट्स देयर शेयर ऑफ पावर, और नेगेटिव ये है कि इट डाइवर्ट्स अटेंशन फ्रॉम अदर प्रेसिंग इश्यूज सच एज पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन। गॉट इट। अब इस चैप्टर के जितने भी कीवर्ड्स हैं, देखो, बताओ भाई साहब, क्लियर हुआ? इस चैप्टर के जितने भी कीवर्ड्स हैं, जैसे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, फेमिनिस्ट, पेट्रियार्कल सोसाइटी, फैमिली लॉज, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, क्या बोल सकते हैं, हेरिडिटी, ऑक्यूपेशनल डिवीजन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, जो भी एक एक शब्द आए, कास्ट, हायरार्की, वोट बैंक, कास्टिज्म, सारे कीवर्ड जो मेजर बन सकते थे इस चैप्टर से, सब इंक्लूड कर लिए। छुट्टी कर दो, मुझे पता है आधे बच्चों के तो प्राण छुट्टी के लिए निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो सारे कीवर्ड्स इंक्लूडेड हैं। सुन लो मेरी बात। अब इस चैप्टर से जो ऐसे क्वेश्चन है कि जो याद कर ही लेना है, तो जैसे विमेन जो है कहां डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, ठीक है, वो हो गया। फिर उसके बाद में क्या है, विमेन का पॉलिटिकल स्टेटस की क्या स्थिति है, वो वाला क्वेश्चन हो गया, उसमें से दो ही बनते हैं। कम्युनलिज्म क्या है, 4 फॉर्म्स क्या लेता है कम्युनलिज्म। सेक्युलरिज्म क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर कैसे है वो बताओ। कास्ट सिस्टम ब्रेकडाउन क्यों हुआ इंडिया में वो बताओ। कास्ट कैन टेक, मतलब कास्ट इन पॉलिटिक्स के बारे में बताया। कास्ट इन पॉलिटिक्स के बाद में कास्ट सिस्टम इंडिया में कैसा है उसके बारे में बताया। हेरिडिटरी, ऑक्यूपेशनल डिवीजन था, यूनिक था, ये वो सारी चीजें। ठीक है, कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम गिव द इंप्रेशन इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट, लेकिन ऐसा नहीं है ना। क्यों नहीं है, तो अपन ने देखा कि किसी एक पार्टी की क्लियर कट मेजोरिटी नहीं होती है, सेम कास्ट के 2 टिकट दे सकते हैं, और वो सारा सब कुछ फाइन। उसके अलावा 2019 में जितने भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर से देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम आए, सब्जेक्टिव ज्यादा आए हैं। 2020 के क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2020 के पूरे क्वेश्चन 2023 में आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 2023 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2024 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 2024 में कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था, नहीं थे, ये था 2024 में। ठीक है, तो सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब इंक्लूड कर लिए हैं। तुम्हें प्रैक्टिस करना है, याद करने वाली चीज भी डाल दी और सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी डाल दिए। ठीक है, मजा आया? आज तो सर दिमाग खराब हो गया यार। नहीं यार, कास्ट, पॉलिटिक्स इन कास्ट फिर से समझा दे रहा हूं। देखो कि मैंने तुम्हें बबलू इन कार और कार ऑन बबलू वाला एग्जांपल इसलिए दिया कि जो पहले शब्द है ना वो डोमिनेट करेगा। तो पॉलिटिक्स इन कास्ट मतलब कि कैसे राजनीति खेली जाती है कास्ट के साथ में। तो कैसे खेली जाती है, तो सबसे पहले तो क्या है कि राजनीति में ये सोचा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ा वोट बैंक हो। तो पहला पॉइंट तो ये है कि कास्ट ग्रुप्स बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग दी सब कास्ट। तो दूसरी कास्ट को अपने साथ जोड़ के बड़ा बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये पॉलिटिक्स खेली जा रही है, पॉलिटिक्स इन कास्ट। दूसरा क्या है, आपको एसोसिएशन देखने को मिलता है 2 डिफरेंट कास्ट में, कास्ट और रिलीजन में, जिससे क्या हो अपना वोट बैंक बड़ा कर सके। और तीसरा यह है कि पॉलिटिक्स में नई कास्ट ग्रुप से इमर्ज हो जाते हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जैसे फॉरवर्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट। समझ गए? तो दिस इज हाउ पॉलिटिक्स इज प्लेड। गॉट इट? चलो भाई साहब, कल अपने पास क्या है, कल ज्योग्राफी का चैप्टर है, वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, कल ज्योग्राफी का चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज। क्लियर हुआ? लव मैरिज वाली बात दिल पे लग गई। बबलू ठीक है, अभी बबलू का भी इलाज करवा दिया अपन ने। अब अभी और कभी जब रिवीजन होंगे या फिर नेक्स्ट ईयर जब बच्चे पढ़ेंगे तो फिर से बबलू को ऊपर कार चलाना पड़ेगी ना, तो उसको कार चलाने के बाद उसका इलाज भी करवाना पड़ता है। कार भी ठीक है, और बबलू भी कम नहीं है, नचा देता है कार को वो। आज टेस्ट मिलेगा बेटा, टेस्ट पेपर आएगा, रुक जाओ। आज टेस्ट पेपर मिल जाएगा, तो अगले 9 दिनों के अंदर आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि फिर उसके बाद में टेस्ट पेपर नंबर 3 मिलेगा कब? 5 तारीख को।